व्याख्यान में विशेष रूप से हम यही चर्चा करेंगे कि संस्कृत साहित्य को लेकर के क्या कुछ भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं और हमारा जो इतिहास संस्कृत साहित्य का हमारे सामने रखा गया है, अभी तक जो इतिहास हम संस्कृत साहित्य का पढ़ते पढ़ाते आ रहे हैं, क्या उसका संशोधन किया जाना चाहिए, क्या उसका पुनर्लेखन किया जाना चाहिए और उसमें समस्याएं क्या आएंगी। समस्या एक तो बड़ी जो संस्कृत साहित्य को लेकर के आती है कि उसकी परंपरा बहुत ही विस्तीर्ण है। कम से कम 5000 वर्षों की, 6000 वर्षों की तो विदित परंपरा है। जैसा तिलक बताते हैं कि ऋग्वेद के कई सूक्त ज्योतिष के प्रमाणों के आधार पर ईसा से 6000 साल पहले, 6 से 8000 साल पहले लिखे जा चुके थे, रचे जा चुके थे। तो तब से लगा करके कम से कम 5, 6, 7 हजार वर्षों की इतनी सहस्राब्दियों में, 5 या 6 सहस्राब्दियों में विस्तीर्ण जो परंपरा है उसको समझना, और बहुत विस्तीर्ण ही नहीं विविध परंपरा भी वह है, तो उसका एक कालक्रम से समग्र रूप में प्रस्तुतिकरण अपने आप में बड़ा ही दुष्कर कार्य है। यह एक कठिनाई है। दूसरी बड़ी कठिनाई जो हमारे सामने है और जिस पर विशेष रूप से हमें विचार करना है कि संस्कृत साहित्य का इतिहास जो आधुनिक दृष्टि से समझा गया, उस पर काम किया गया, वो ज़्यादातर पश्चिम के विद्वान थे और पश्चिम के विद्वानों की अपनी एक दृष्टि थी, जिनको कि प्राच्य विद्याविद कहा जाता है, इंडोलॉजिस्ट कहा जाता है। यूरोप के संस्कृत विद जिसमें कि सर विलियम जोन्स बहुत बड़ी विभूति हैं। 18वीं शताब्दी के अंत में वो भारत में आते हैं। उन्होंने संस्कृत साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, लेकिन उनकी एक इतिहास दृष्टि थी। इतिहास को भी उन्होंने समझा। सर विलियम जोन्स की भारतीय इतिहास की अच्छी समझ थी और बहुत सारी बातें भारतीय इतिहास के बारे में उन्होंने ऐसी कही हैं जो कि हम लोगों को विदित नहीं थी। और पहली बार ही उन्होंने ये बताया कि ग्रीक इतिहास में जो ग्रीक यात्री मेगास्थनीज, जिसको सेंड्रोकोस कहते हैं, वो चंद्रगुप्त हो सकता है। इस पर ध्यान नहीं दिया गया था और फिर मौर्य काल का निर्धारण किया गया। उसके अनुसार फिर संस्कृत साहित्य के इतिहास, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कब लिखा गया इत्यादि ऐतिहासिक तथ्य सामने आए। सर विलियम जोन्स ने 18वीं शताब्दी में शुरुआत की, लेकिन सर विलियम जोन्स हों या उनके बाद आने वाले जितने विद्वान हों, उनकी अपनी एक दृष्टि है। वो एक यूरोसेंट्रिक दृष्टि है, यूरोप केंद्रित दृष्टि है और क्रिश्चियनिटी से प्रभावित दृष्टि है। क्रिश्चियनिटी से कोई हमारा विरोध नहीं है, लेकिन उसके पीछे एक विश्वबोध है, दुनिया को देखने की एक दृष्टि है जो बाइबिल की परंपरा से वहाँ चली आ रही है और हमारी परंपरा से उसका तालमेल नहीं बैठ पाता। हमारी परंपरा को अगर उस नज़रिए से देखा जाएगा तो बहुत सारी भ्रांतियाँ उत्पन्न होंगी। तो विलियम जोन्स ने इतिहास भले ही न लिखा हो, लेकिन उन्होंने संस्कृत साहित्य के बारे में ऐतिहासिक दृष्टि दी। उसका बहुत गहरा असर पड़ा, क्योंकि सर विलियम जोन्स का वो कलकत्ता में बहुत बड़े अधिकारी थे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, और वारेन हास्टिंग जो गवर्नर जनरल थे उनके खास मित्र थे। उनके बाद उनका नाम था और काम उन्होंने अद्भुत किया है संस्कृत के लिए। जितना काम विलियम जोन्स कर गए, 32-33 साल की उम्र में मर गए थे, कल्पना नहीं कर सकते कि अकेला आदमी इतना काम कर देगा। उसकी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद 19वीं शताब्दी आते आते मैक्स मुलर आ जाते हैं। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में उनका जन्म हुआ और उन्होंने इतिहास संस्कृत साहित्य का लिखा। ऋग्वेद, उन्होंने बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया, संस्कृत साहित्य की अपूर्व सेवा की कि ऋग्वेद उन्होंने छापा, मिलता ही नहीं था। प्रामाणिक संस्करण उन्होंने छापा पहली बार, और कितनी मेहनत की, 50 साल जिंदगी के उन्होंने उसमें होम कर दिए। इतनी तपस्या कम लोग कर पाते हैं। उन्होंने भी संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखा। 1860 ईस्वी में मैक्स मुलर की हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर छपी। लेकिन तब तक मैक्स मुलर के सामने ऋग्वेद था, ले देकर कालिदास के कुछ काव्य जो आ गए थे सामने, मेघदूत और शाकुंतल, बहुत सारा उनके सामने पिक्चर था ही नहीं संस्कृत साहित्य का। और उनकी एक दृष्टि तो थी, बहुत पक्के क्रिश्चियन थे और बहुत पवित्र मन के आदमी थे, तपस्वी थे। तो उन्होंने भी उस दृष्टि से देखा जो क्रिश्चियनिटी से प्रभावित और यूरो केंद्रित दृष्टि है, उससे ही उन्होंने संस्कृत साहित्य को समझा। अब हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने समझा तो समझा, हमें क्या करना, हम उनको पटक के अलग कर देते हैं। तो ऐसा हुआ नहीं।
भले ही जिन्होंने मैक्स मुलर का इतिहास नहीं पढ़ा, जो विलियम जोन्स का नाम भी शायद नहीं जानते, उन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया कि अभिज्ञान शाकुंतल पहली बार छापा, संस्कृत का नाटक, संस्कृत की किताब अंग्रेजी अनुवाद के साथ पहली बार छपी, दुनिया में तहलका मचा कि अरे कालिदास जैसा महान कवि इन लोगों के यहाँ, ये तो बड़ी समुन्नत संस्कृति है। तो उसका नाम भी कोई न जाने, मैक्स मुलर ने क्या कर दिया ये भी न जाने, तब भी स्पष्ट ये लगता है कि जो इतिहास पढ़ाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी दृष्टि से आक्रांत हैं, वो उनकी दृष्टि उसमें बैठ गई है, क्योंकि वो लोग जो कर गए वो हमारे दिमाग में बिठा गए। वो कैसे बिठा गए? आप जो बातें मैं कहूँगा वो बुरी भी लग सकती हैं कुछ कुछ, लेकिन वो भ्रांतियाँ खड़ी कर गए, वो हमारे मन में पल गई वो भ्रांतियाँ कि भले ही उन्होंने बताई हो या ना बताई हो, हमने तो मान लिया। और क्या क्या हमने मान लिया और क्या क्या मान करके हमने संस्कृत साहित्य के इतिहास को समझा, वो हम थोड़ा सा इस आज के व्याख्यान में देखेंगे। उसके पहले एक नज़र हम डाल लेते हैं, समय वैसे बहुत कम है, लेकिन मैक्स मुलर का 1860 में, आज से समझ लीजिए 150 साल पहले ये आया। उन्होंने जर्मन भाषा में भी लिखा, अंग्रेजी में लिखते ही थे, ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर थे। उसके बाद वेबर बहुत बड़े विद्वान हैं जर्मनी के, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर लिखी 1878 में। फिर श्रोडर, वो भी जर्मनी के बड़े संस्कृतज्ञ हैं, उन्होंने इंडियंस लिटरेचर उन कल्तूर, ये जर्मन भाषा में भारतीय साहित्य और संस्कृति। अब आप देखिए कि नाम क्या रख रहे हैं वो, हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। मैक्स मुलर ने तो हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर ही नाम रखा, क्योंकि उन्होंने संस्कृत साहित्य पर ही चर्चा की। ये लोग क्या समझ रहे हैं कि जो संस्कृत साहित्य है वही भारतीय साहित्य है, और कुछ है ही नहीं इनके यहाँ। क्योंकि संस्कृत भाषा का पता चला, उसके पहले समझते थे कि ये लोग अर्धसभ्य बर्बर लोग हैं, इनके पास कुछ बोलियां हैं और कुछ है नहीं। फिर विलियम जोन्स को पता था कि संस्कृत भाषा यहाँ है, तो उन्होंने आके सीखी, फिर उस पर उन्होंने बहुत काम किया, तो पता चला कि संस्कृत भाषा तो यहाँ की पुरानी भाषा है, तो यही बस भाषा होगी और नहीं होगा। तो क्या लिख रहे हैं? इतिहास लिख रहे हैं संस्कृत साहित्य का, और टाइटल क्या दे रहे हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, भारतीय साहित्य का इतिहास। गोया कि संस्कृत साहित्य में सारा भारतीय साहित्य समा गया है, कोई तुलसी, सूर, कबीर वगैरह का कोई नामो निशान नहीं है, जबकि भारतेंदु आ चुके मैक्स मुलर के समय, तो इन लोगों के समय तो उन पर नज़र इन लोगों की नहीं गई। बाद में विंटरनिच की थोड़ी सी नज़र गई। उसके बाद 1890 में मैकडॉनल्ड की किताब आई, हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर। वो हम लोगों के समय तक भी, हमारे पिताजी ने उस किताब को पढ़ा, जैसा त्रिपाठी जी ने बताया कि वो संस्कृत के प्रोफेसर थे। आप देखिए कि किताबें आ गई 19वीं शताब्दी में, जो पश्चिम के विद्वान लिख गए संस्कृत साहित्य के इतिहास, तो उनके दिमाग पर तो असर पड़ा, और उनको लगा कि मैकडॉनल्ड तो बहुत बड़े विद्वान है, निश्चय बहुत ही बड़े विद्वान थे। उन्होंने जो ऐसा लैंडमार्क काम किया है, वैदिक इंडेक्स बनाई, कोई भारतीय विद्वान वैसी वैदिक इंडेक्स नहीं बना सका जैसी उन्होंने बनाई। मैं तो अभी भी उसको देख के और रेफरेंस लेता हूँ उससे, बहुत प्रामाणिक है वेदों के रेफरेंसेस के लिए। लेकिन संस्कृत साहित्य का इतिहास जो मैकडॉनल्ड ने लिखा, उसके बाद फ्रेंच में ओल्डनबर्ग ने लिखा, इन्होंने भी दी लिटरेचर देश आल्टेन इंडियंस, भारतीय साहित्य का इतिहास नाम से ही लिखा, लेकिन सब संस्कृत साहित्य की ही चर्चा कर रहे हैं। और फिर हेनरी का इतिहास आया, फिर विंटरनिच की किताब बहुत अच्छी है, वो भी हम लोग पढ़ते रहे अभी तक, हम जब विद्यार्थी थे, और उसके बाद भी 3 भागों में उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, वो उसका अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ, और मेरे जहाँ तक मुझे ध्यान है हिंदी अनुवाद भी होता है, और उसको बहुत लोग पढ़ते हैं और अच्छी भी है। लेकिन कितनी उसमें गड़बड़ियाँ हुई हैं, एक पश्चिमी विद्वान होने के नाते और पूरी परंपरा से अच्छी तरह परिचय न होने के नाते, वो हम अभी देखेंगे। और भी इतिहास आए, कीथ बहुत बड़े विद्वान हैं, और उन्होंने हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर भी लिखी जो 1928 में छपी, और संस्कृत ड्रामा किताब उन्होंने लिखी, उसको भी हम लोग कंसल्ट करते रहे जब हम विद्यार्थी रहे उस समय तक। अब विद्यार्थी लोग इनको नहीं पढ़ते हैं जहाँ तक मुझे मालूम है, और अंग्रेजी माध्यम से किताबें प्रायः पढ़ते नहीं, अंग्रेजी बहुत ही कमज़ोर होती है। संस्कृत के विद्यार्थियों की अपने आप में परम दुर्भाग्य है, उन्होंने मान लिया कि अंग्रेजी वगैरह सीखने की हमको क्या ज़रूरत, आगे बढ़ने के लिए फारसी सीखना चाहिए था, उर्दू सीखना चाहिए था, और अंग्रेजी अच्छी आनी चाहिए थी, नहीं तो संस्कृत में आप बढ़िया काम रिसर्च नहीं कर सकते। और जर्मन भी सीख लें तो और भी अच्छा है। आप देखिए बलराम शुक्ल इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि फारसी बहुत बढ़िया उनकी है, उर्दू उनकी बहुत बढ़िया है, दुनिया में उनका नाम है, लोग याद करते हैं बलराम शुक्ल को, बाहर के लोग, कि ये आदमी है।
तो हम लोगों ने उस तरह से साधना नहीं की। हमने समझ लिया कि बहुभाषाविद होने की जरूरत नहीं है। हमारे कवियों की जो इतिहास दृष्टि थी वो तो ये कहते थे कि बहुभाषाविद होना बहुत जरूरी है इस देश में। राजशेखर ने कहा कि एक भाषा में कविता लिखना काफी नहीं है, जो कई भाषाओं में कविता लिखता है वो सचमुच में महाकवि है। तो उस पर हम बात करेंगे कि ये बहुभाषिकता की स्थिति यहाँ सनातन काल से, आदिकाल से रही, और जो पश्चिमी विद्वान इतिहास लिख रहे थे उनकी इस बहुभाषिकता पर नजर थी ही नहीं। उनको पता चल गया कि संस्कृत भाषा है तो उसका इतिहास उन्होंने लिखा। उन्होंने कहा कि यही भारतीय साहित्य का इतिहास है। विंटरनिश ने दो चार फिर कवियों के, बाद के कवियों के उल्लेख किए और तमिल साहित्य का भी कुछ उल्लेख किया, लेकिन भारतीय साहित्य, उसी तरह से अलंकार शास्त्र का इतिहास लिखा तो जो संस्कृत अलंकार शास्त्र है उसी को उन्होंने संपूर्ण भारतीय काव्य शास्त्र मान लिया, जबकि यह भी झूठ था। संपूर्ण भारतीय साहित्य को केवल संस्कृत साहित्य से परिभाषित आप नहीं कर सकते। एक तो गलती वहीं से हुई, और भी काफी गड़बड़ियां चूंकि होती हैं। एक, उन्होंने ये माना कि संस्कृत का क्रमशः अपकर्ष होता गया, और ये बात हमारे दिमाग में भी बिठा दी गई अच्छी तरह से। हमने भी ये मान लिया। हमने जब एमए किया तो हमको ये बताया जाता था कि 10वीं शताब्दी के बाद संस्कृत का अपकर्ष काल आ गया और मौलिक चिंतन नहीं हुआ, कोई बड़े दार्शनिक नहीं हुए, टीकाएं ज्यादा लिखी गई, बड़े कवि नहीं हुए, जो कवि हुए थे पुराने हो गए, कालिदास हो गए महान कवि, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा बृहत्त्रयी, भारवी, माघ और नैषद ये हो गए। उसके बाद संस्कृत में अंधकार आ गया। ये मान करके हमने एमए का इतिहास पढ़ा, ज्यादा हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एमए पढ़ते हुए भी हमको लगा कि बात के तो बहुत सारे कवि बहुत ही बढ़िया हैं। हमने नीलकंठ दीक्षित का महाकाव्य उस समय पढ़ा, हमको लगा कि तो कालिदास से कम ही नहीं है। गंगावतरण उनका आप पढ़िए, शिवलीलार्णव महाकाव्य आप पढ़िए, कैसा विराट पूरे तमिल संस्कृति को लेकर के शिवलीलार्णव महाकाव्य उसने लिख दिया। इतना सुंदर उसमें कविता है, वैसा दूसरा महाकाव्य है ही नहीं, और इतने बड़े कवि वो हैं। फिर ये जो कहा गया कि मौलिक चिंतन नहीं हुआ, तो हमको धीरे धीरे हमारा ध्यान गया कि शंकराचार्य के बाद तो वेदांत में बहुत बड़े बड़े दार्शनिक हुए, उनकी वजह से वेदांत बचा हुआ है। न होते वल्लभ, न होते मधुसूदन सरस्वती, न होते रामानुज, और भी बहुत सारे बड़े बड़े, निम्बार्क हुए, माध्व हुए, तो कहाँ आपका वेदांत? ये विश्व स्तर के बड़े महान दार्शनिक हैं आपके, तो ये संस्कृत में लिख रहे हैं। उतने ही बड़े बड़े कवि संस्कृत 12वीं शताब्दी में संस्कृत में लिख रहे हैं, 13वीं 14वीं शताब्दियों में बड़े बड़े कवि संस्कृत में लिख रहे हैं, आचार्य बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। पंडित राज जगन्नाथ जो कि अभिनवगुप्त के मत को चुनौती देते हैं, आनंदवर्धन और अभिनवगुप्त के स्तर के बड़े आचार्य, उतने ही बड़े कवि, इतने महान कवि उसी समय हुए। 17वीं 18वीं शताब्दी में नीलकंठ दीक्षित हुए। तो इन लोगों ने क्या किया कि हमारे दिमाग में बिठाया कि आपका अतीत स्वर्णिम है, आपका गुप्त काल स्वर्णिम हुआ, आपका वेद, आपका पुराण, इनका स्वार्थ था। ये जो हमारे कॉलोनाइजर्स थे उनका निहित स्वार्थ इसमें था कि इन लोगों को ये बताया जाए कि आपका अतीत तो बहुत स्वर्णिम है, लेकिन आपका वर्तमान कुछ नहीं है। आप जंगली होकर के रह गए, आप अनपढ़ होकर के रह गए, तभी तो भगवान ने हमको, गॉड ने हमको भेजा है यहाँ राज करने के लिए, और इसीलिए हमारा यहाँ जो राज करना जस्टिफाइड है। आप लोग स्वशासन के, स्वराज के लायक थे ही नहीं। अब आपके पास कोई संस्कृति नहीं, अब आपके पास भाषाएं नहीं। केवल संस्कृत भाषा जो थी वो तो पंडितों की अब भाषा रह गई, उसमें कोई बोलचाल नहीं, उसमें कोई साहित्य नहीं लिखा जाता, ये वो बता गए। और हमारे समय तक लगभग यही हमारे गुरुजी ने जरूर कहा कि आधुनिक संस्कृत साहित्य में तो बहुत कुछ है, और उन्होंने इस पर शोध कराना शुरू किया। उसके बाद से कुछ धारणाएं टूटी भी, लेकिन आप देखिए बलदेव उपाध्याय जी की का इतिहास पढ़ाया जाता है। उन्होंने तो अपने संस्कृत साहित्य के इतिहास में 2 अध्यायों का शीर्षक ही रखा, संस्कृत नाटक का अपकर्ष काल, संस्कृत महाकाव्य का अपकर्ष काल। वही मान करके चलते हैं। इतने बड़े पारंपरिक पंडित, संस्कृत के सबसे महान पंडितों में से एक, और बहुत सुंदर लिखते हैं, और बहुत परिश्रम करके लिखा, इसमें तो क्या संदेह। उन्होंने लैंडमार्क काम किया हिंदी में लिख करके, चाहते तो संस्कृत में लिखते, अंग्रेजी में भी लिख सकते थे, अंग्रेजी उनको अच्छी तरह आती थी। वहां तो बीएचयू में तो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होती थी उस समय, और अंग्रेजी के जितने ग्रंथ थे उनको रेफर भी करते हैं, तभी तो असर आया उन पर। उन्होंने भी माना कि 12वीं शताब्दी के बाद अपकर्ष का काल आ गया। हमारा सवाल यह था कि कैसे आ गया, मुझे आप समझा दीजिए। जो मैं देख रहा हूं उससे मुझे ये लगता है कि सबसे ज्यादा नए प्रयोग 12वीं शताब्दी के बाद आ रहे हैं। चाहे व्याकरण में हो तो नव्य व्याकरण आ गया, न्याय में हो तो नव्य न्याय आ गया, सारे शास्त्र नए हो रहे हैं, चिंतन नया हो रहा है। कवियों में देखे तो गीत गोविंद आ गया,
वैसी तो कृति उसके पहले आई नहीं। 12वीं शताब्दी में पूरा जॉनर बदल दिया गीत गोविंद में जयदेव ने। उन्होंने तो लोक भाषा के छंद ले लिए, चौपाई से मिलता जुलता छंद उन्होंने ले लिया, और पूरा जो युग था उन्होंने, जो वैष्णव काल है, और ऐसी उन्होंने कृति लिख दी जिससे कि क्रांति हो गई। सारे देश में गीत गोविंद के आधार पर, सारी नृत्य शैलियों में, सारे मंदिरों में गीत गोविंद पर नृत्य होते हैं। सारे देश में फैल गया गीत गोविंद, सारा देश एक है वैष्णव धर्म के द्वारा। उस एक कृति के अभी तक करते हैं, चाहे पद्मा सुब्रमण्यम हो तो, चाहे भरतनाट्यम की हो, कोई भी नृत्यांगना हो, गीत गोविंद पर नृत्य अगर नहीं किया, ओडिसी वाली हो कोई, चाहे या अन्य किसी शैली की हो, वो गीत गोविंद पर नृत्य करती है। वो ऐसी कालजयी कृति उन्होंने 12वीं शताब्दी में लिख दी। तो कैसे कहा जाए कि 10वीं 11वीं शताब्दी के बाद तो ह्रास हो गया। तो अब जो भारतीय विद्वान, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हुए, उन्होंने ये सब अंग्रेज विद्वानों के द्वारा लिखे हुए इतिहास ग्रंथ भी पढ़े। उनके मन में कहीं ना कहीं ये संस्कार बैठ गया कि ये लोग जो मैक्स मुलर हैं, बाद के जो बड़े बड़े इतने महान पंडित हैं, बहुत ज्ञानी थे, तो गलत क्यों कहेंगे, वो झूठ क्यों कहेंगे। उन्होंने लिखा कि 10वीं 11वीं शताब्दी के बाद संस्कृत साहित्य का अपकर्ष हुआ, तो उन्होंने सही लिखा। सुशील कुमार दे बहुत बड़े विद्वान हैं, 20वीं शताब्दी के शिखर पुरुषों में से एक वो हैं, और लैंडमार्क काम उन्होंने भी किया। संस्कृत पोएटिक्स की उनकी किताब, उसको पढ़े बिना आप अलंकार शास्त्र पे कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। पीवी काणे और एस.के. डे, इन्होंने संस्कृत के काव्यशास्त्र पर पहली बार इतिहास के ग्रंथ लिखे। उसमें भी मेरा यही कहना था कि उसी दृष्टि से तो ये लोग भी आक्रांत हैं। एक विभाजनवादी दृष्टि है, एक एकाधिपत्यवादी दृष्टि है कि एक भाषा है, जैसे हमारे पास एक अंग्रेजी है तो एक भाषा संस्कृत इन लोगों के पास, और कुछ नहीं है। और सारी जो विविधता है भारतीय साहित्य की, भारतीय परंपरा की, उसको अनदेखा करके, चाहे साहित्य का इतिहास हो, चाहे संस्कृति का इतिहास हो, चाहे भारतीय इतिहास हो। और अब पश्चिमी विद्वान थे तो उन्होंने पारंपरिक ढंग से संस्कृत नहीं पढ़ी। अब संस्कृत में समास बनते हैं, बाण भट्ट जो है कई पेज का एक समास बना देते हैं, एक पेज में लंबा चले इतना एक शब्द वो लिख देते हैं। हमको उसको पढ़ने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि समास जिन जिन पदों से बना है वो सब तो जाने पहचाने शब्द हैं, उसमें विभक्ति आप जोड़ते जाइए तो खुल जाएगा। उन लोगों को दिक्कत होती थी, तो उन्होंने लिखा कि ये तो ऐसा बीहड़ जंगल है कि इसमें आगे बढ़ना मुश्किल है। बाण भट्ट की कादम्बरी कितना ललित सुंदर ग्रंथ है, और जहां सरल लिखना है वह बाण भट्ट सरल लिखते हैं, पांचाली रीति उनकी है। तो यह जो कीथ ने कहीं कह दिया, विंटरनिस्ट ने कहीं कह दिया, उसी के आधार पर सुशील कुमार डे ने समीक्षा बहुत गहरी उन्होंने की है। और अंग्रेजी में कैसे समीक्षा की जानी चाहिए, बहुत बेहतरीन अंग्रेजी। हम लोगों में कुछ की जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी सुधरी, वो सुशील कुमार डे, पीवी काणे, इनकी किताबें पढ़ करके। तो बाण भट्ट की उन्होंने बहुत बढ़िया समीक्षा की, लेकिन बाद में लिखा कि नो बेटर एट द वेरी बेस्ट देन ए स्पेशियस सेवेज। कुछ जंगली किस्म का पूरा उनका संसार है, वो बीहड़ जंगल है। आप देखिए कि जब एस.के. डे लिख रहे हैं ये अपना इतिहास, उसके ठीक कुछ पहले रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत ही मार्मिक निबंध लिख रहे हैं। आप उनके निबंध पढ़ जाइए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ऐसी डूब करके गहरी बातें की हैं कालिदास पर, बाण भट्ट पर। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा ये तो बीहड़ जंगल है, इसमें तो आगे बढ़ना कठिन है, क्योंकि उस संस्कार से आए थे। उन्होंने तो घर में अपने उसी तरह से जीवंत संस्कृत सीखी थी, संस्कृत में बोलते थे। नोबेल पुरस्कार के बाद उन्होंने जो भाषण दिया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, वो उन्होंने संस्कृत में दिया था। उनको लगा कि अंग्रेजी में क्यों दूं मैं, और यहाँ तो संस्कृत के बड़े बड़े प्रोफेसर बैठे, मैक्स मुलर उस समय जिंदा थे, तो उनका मैं संस्कृत में बोलूंगा। तो वो तो उस परंपरा से आए थे। उन्होंने बहुत बढ़िया निबंध लिखे, प्राचीन साहित्य उनकी किताब है, हमने तो उससे बहुत सीखा। रविन्द्रनाथ टैगोर कितने तलस्पर्शी विद्वान हैं, लेकिन उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारे जो संस्कृत साहित्य के इतिहास लेखक हैं, वो रविन्द्रनाथ कैसे समझा गए हमको कि बाण भट्ट को कैसे समझना चाहिए। वो चित्र गूंथ देते हैं, तो एक पेनोरमा रचाते हैं बाण भट्ट, बहुत मनोहारी। कादम्बरी एक चित्रों की माला है, और जीवंत चित्र वो खड़े करते चले जाते हैं। इस तरह से बाण भट्ट को समझने की वो दृष्टि देते हैं। तो एस.के. डे ने उनको भी रेफर नहीं किया, वो तो इसी बंगाल में बैठे हुए थे, जानते थे अच्छी तरह। अपनी किताब में एक जगह उल्लेख किया है रविन्द्रनाथ टैगोर का उपनिषद दर्शन के संदर्भ में, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर संस्कृत साहित्य पर इतना बढ़िया लिख गए, उस पर नजर नहीं गई। उन्होंने कहा कि तो बीहड़ जंगल जैसा है। ये एस.के. डे का जो इतिहास है, जो बहुत मोटा इतिहास छपा, और जो इसके लिए छापा गया कि विंटरनिस्ट की जो हिस्ट्री है वो भी आउटडेटेड हो गई।
तो क्यों ना कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक पूरा संपूर्ण इतिहास लिखवा ले अपने समय के सबसे बड़े संस्कृत विद्वानों से। तो एस.के. डे साहब और एस.एन. दास गुप्ता साहब को लगाया गया, जो कि उस समय की बड़ी विभूतियां थी। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए इस इतिहास ग्रंथ का अंग्रेजी में प्रणयन किया। वो भी अपने आप में बड़ा लैंडमार्क है। पर जो संस्कार आ गए वो नहीं छूट पाए। विंटरनिज ने कहा कि स्वर्णकाल खत्म हो गया। चंद्रगुप्त प्रथम, जो गुप्त सम्राट है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य प्रथम 329 ईस्वी में जिसने शासन प्रारंभ किया, उसके साथ ही गुप्त काल खत्म हुआ। और फिर भवभूति के आते आते तो संस्कृत साहित्य का जो स्वर्णिम युग है पूरी तरह से खत्म हो गया। विद भवभूति द गोल्डन एज ऑफ क्लासिकल पीरियड ऑफ इंडियन पोएट्री कैन बी कंसिडर्ड टू हैव कम टू एन एंड। ये विंटरनिज उसमें लिखते हैं। भवभूति के साथ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर का युग ही पूरा समाप्त हो गया। उसके बाद तो फिर, और संस्कृत साहित्य जो है वो क्लासिकल लिटरेचर है, ये भी एक उन्होंने खड़ा किया प्रवाद भी। क्लासिकल क्या होता है और नॉन क्लासिकल क्या होता है, संस्कृत में ऐसा विभाजन था नहीं। वहां चूंकि अवधारणा था कि क्लासिक्स, वहां पर एक अवधारणा थी कि क्लासिक्स होते हैं बड़ी रचनाएं, अभिजात साहित्य, महान साहित्य, और एक लोक साहित्य, फोक लिटरेचर होता है। तो संस्कृत में तो अभिजात साहित्य लिखा गया, उसमें जनता का कोई साहित्य नहीं था। और जो क्लासिकल लिटरेचर था वो 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद उसका युग खत्म हो गया, क्योंकि संस्कृत जो है वो दूर चली गई। आम जनता की भाषा बिल्कुल रह ही नहीं गई, प्राकृतें आ गई थी, फिर उसके बाद नव्य भारतीय भाषाएं आ गई, मॉडर्न वर्नाकुलर्स आ गई। तो संस्कृत तो खत्म होके चली गई, वो मरमरा गई। तो उसके बाद संस्कृत में कोई साहित्य नहीं है। यही ये लोग भी मानते आए, जो भारतीय विद्वान थे, वही संस्कृत साहित्य के इतिहास में उन्होंने भी लिखा। और बहुत सारी किताबें हैं, उनका मैं ज़्यादा संदर्भ नहीं देना चाहता। और एक जो बात खड़ी की गई, ये जो एक रेखीय इतिहास दृष्टि के तहत, एकाधिपत्यवादी इतिहास दृष्टि के तहत हमारी इतिहास की धारा को समझा गया, उसमें ये माना गया कि यदि क्षेत्रीय भाषाओं में कुछ लोक साहित्य था भी, तो संस्कृत साहित्य उससे बहुत ही अलग है। संस्कृत में लोक चेतना, लोक साहित्य की ध्वनियां आई ही नहीं। ये तो बहुत ही पक्का झूठ था, क्योंकि आप कालिदास में देखें तो भवभूति, मैंने तो इस पर लेख अलग अलग लिखे हैं और मैंने अपने संस्कृत साहित्य के इतिहास में चर्चा भी की है कि लोक रंगमंच का कितना गहरा असर भवभूति पर है, लोक भाषाओं का कितना गहरा असर भवभूति पर है। और कहाँ एकदम बोलचाल की भाषा लिखते हैं भवभूति, जिनके बारे में इन लोगों ने भी कहा, कीथ ने और पश्चिम के विद्वानों ने कहा कि उनकी तो संस्कृत बहुत ही पंडिताऊ है, उसमें कोई बोलचाल जैसा लगता ही नहीं, वो नाटक लिख रहे हैं, वो नाटक में ऐसी संस्कृत वो कैसे लिख सकते हैं। उनको पता नहीं था कि ये भवभूति के नाटक तो यात्रा महोत्सवों में खेले गए, और भवभूति की नाटकों की तीनों प्रस्तावनाओं में लिखा है कि हजार हजार लोग दूर दूर के गांवों से आकर के भवभूति का ये नाटक देख रहे हैं। सन्निपतितश्च महाकाल यात्रा प्रसंगेन नाना दिगंत वास्तव्यो महाजन समाज, दूर दूर के गांव गिराओं से लोग चले आ रहे हैं भवभूति का नाटक देखने। वो लोग समझते थे कि भवभूति कैसी संस्कृत लिख रहे हैं, उस समझ में उनको आती थी, इन लोगों को समझ में नहीं आ रही थी ये बात। और हम लोगों ने भी ये मान लिया, हम लोगों ने भी मान लिया कि ये नाटक तो खेलने के लिए है ही नहीं, कविताएं जैसी हो गई हैं ये तो। उस समय के लोग कविता देखते थे, कविता रंगमंच पर रची जाती थी, उस समय का रंगमंच अलग था। तो पश्चिम का जो प्रिज्म है, पश्चिम का जो रियलिस्टिक थिएटर का जो प्रिज्म है, उससे इन लोगों ने देखा कि भाई शेक्सपियर के नाटक जिस तरह से खेले जाते हैं विक्टोरियन थिएटर पे, वैसा तो इसमें नहीं लगता, और इसमें तो इतनी सुंदर सुंदर कविताएं हैं, तो ये कैसा है, इसको कैसे खेला जाएगा। तो उन्होंने ना वो नाटक ठीक से समझ पाए वो लोग, और वो इस बात पर ध्यान नहीं दे पाए कि लोक चेतना निरंतर झंकृत होती रही है। कालिदास में धीवर आता है, वो लोक से आया हुआ पात्र है। विदूषक बहुत सारी बातें ऐसी कहता है कि जनता जैसे बोल रही हो, राजा के मुंह पर कह देता है कि आप तो एक कसाई वाड़े के ऊपर मंडराते हुए गीत की तरह हैं, जो कच्चे मांस के लालच में झपट्टा मारने को उतारू है, जो शोटशी है उस पर आपकी नजर है, और बड़ी रानी से आप डरते भी हैं। तो सूना परिसर युग गद्रह आमिष लोलुपो भीरुश्चय, किसकी आवाज है भाई, वो कहाँ से आ रही है। तो कालिदास तो जन जन की कविता के स्वर भी गुंजित करते हैं, वो मेघदूत में गाँव में घूमते हैं, गाँव की जो कस्टम्स हैं उनकी बहुत चर्चा करते हैं। बाद के संस्कृत कवि भी ये करते हैं। बाद में तो संस्कृत साहित्य लोक के और नजदीक आता जाता है, जो इन्होंने देखा नहीं, उन्होंने पढ़ा ही नहीं। फिर 12वीं शताब्दी के बाद जो संस्कृत का साहित्य है
उसको उन लोगों ने पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं समझी, और हम लोगों ने भी मान लिया कि कालिदास पढ़ा दो और ये अपना माघ भारवी और श्री हर्ष पढ़ा दो, निषद चरित का पहला सर्ग पढ़ाओ और संस्कृत साहित्य के इतिहास में भी इन्हीं तक पढ़ा करके ख़त्म करो मामला। उसके बाद जो है 12वीं शताब्दी के बाद ऐसा कुछ पढ़ाने पढ़ने लायक है ही नहीं। ये हमारे 1970 तक तो लगभग यही स्थिति थी। तो और जो इतिहास चले आ रहे हैं अभी तक भी जो लिखे जा रहे हैं, बाद के भी जो इतिहास है उनमें ये बात चली आ रही है कि बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं बाद के जो संस्कृत के कवि हैं, और उनमें जो लोक चेतना आ रही है ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकाभिमुख संस्कृत होती गई 12वीं शताब्दी के बाद। और मेरे पास बहुत सारे उसके रेफरेंसेस हैं कि महान कवि कदाचित वैसे नहीं हुए, क्योंकि उस स्वर्णयुग उस तरह का सामंतवाद के अंतर्गत जो एक प्रकर्ष होता है वो नहीं रहा। ये हो सकता है, लेकिन वर्नाकुलर्स आ गई, ये जो नव्य भारतीय भाषाएं आ गई कि पुरानी हिंदी आ गई है, अपभ्रंश अवहट्ट आ गई है, तो उससे संवाद कर रही है संस्कृत कविता। और आप देखेंगे कि एक ही पंडित जो है वो मैथिली में भी बढ़िया कविता लिख रहा है, अवहट्ट में भी बढ़िया कविता लिख रहा है, और संस्कृत का बहुत ऊंचा साहित्यकार भी वो है। हमने इस बात पर तो ध्यान ही नहीं दिया। जैसे विद्यापति पढ़ाया, हिंदी में आपने पढ़ाया, तो मुझे नहीं लगता कि विद्यापति के बारे में बताया जाता है कि वो संस्कृत के बहुत बड़े कहानीकार हैं। पुरुष परीक्षा की कहानियां आप पढ़ जाइए, 15वीं शताब्दी में वो ऐसी कहानियां लिख रहा है, बहुत ही सुंदर बढ़िया गद्य में विद्यापति संस्कृत में वो कहानियां लिख रहे हैं जो कि मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी लगती हैं हमको अभी भी। और समाज उसमें एकदम समाज के सारे मध्यम वर्ग के पात्र उनमें आते हैं, बहुत रोचक कहानियां। ऐसे तो बहुत सारे संकलन हैं, कुछ तो लुप्त हो गए क्योंकि ध्यान नहीं दिया गया उसकी तरफ, हम लोगों ने उसकी उपेक्षा बहुत की। मैं जर्मनी से लेकर के आया था, हरतेल ने किताब छापी थी भरतक द्वात्रिंशिका, मुझे पता चला कि भरतक द्वात्रिंशिका संस्कृत में 32 कहानियों का एक संग्रह है, और भी इस तरह के कई कहानी संग्रह संस्कृत में हैं। तो वो कहीं मिलती नहीं थी, उसकी 2 पांडुलिपियां थी, वो भी हरतेल साहब के पास पहुंच गई थी, और भारत में उसकी कोई पांडुलिपि नहीं। तो मैं वहां से उसको किताब जेरोक्स करा के लाया, फिर मैंने उसको हिंदी अनुवाद सहित छाप दी। वो आपके संस्कृत परिषद सागर से ही छपी है, छाप दी हमने, उस पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो 15वीं 16वीं शताब्दी की किताब है, कहानियों की किताब है, क्या करना उसमें। हमारा उसमें कहना यह था कि एक अलग तरह की संस्कृत आ रही, जो गांव गिराव में जिस तरह से कहानी किस्सा लोग कहते थे उसी तरह की शैली में संस्कृत में कहानी कही जा रही है, और ये लोग लिख रहे हैं। और कौन लोग लिख रहे हैं? जो कि बहुत बड़े पंडित उस तरह के नहीं हैं, वो उस तरह की संस्कृत बोलते हैं। सन्यासियों का की किताब है वो, भरतक एक सेक्ट था सन्यासियों का, उसमें वो लोग किस्से कहानी जिस तरह से कहते थे उस तरह से वो कहानियां उसमें लिखी गई हैं। बहुत ही रोच अद्भुत कहानियां हैं, ऐसी ऐसी परिस्थितियां उसमें उत्पन्न होती हैं, समाज उसमें है, उसमें कोई राज दरबार और कोई इस तरह के सामंत और धीरोदात्त नायक नहीं है। उसमें तो हमारे समय के हमारे तरह के लोग सब आते हैं, और हास्य की व्यंग्य की बड़ी अच्छी चुटेली कहानियां हैं। तो इस तरह के तो और भी ग्रंथ हैं, मैंने जितने मिले बाद में उनका कुछ उल्लेख किया है। तो ये जो लोक परंपराओं से 12वीं शताब्दी के बाद ज्यादा से ज्यादा संस्कृत संवाद कर रही थी, उसमें कालिदास की ऊंचाइयां हो सकता है कि न रही हों, क्योंकि अब आप बुंदेली में ईश्वरी लिख रहे हैं, कोई भाग लिख रहे हैं, और लोक साहित्य आ रहा है, तो उसमें तो भदेसपन भी खूब आता है। तो ये जो कहानियां आप देखेंगे उनमें उस तरह का आता है जिसको कि इंडिजिनस कहते हैं, एक देशज ठाठ जो है वो आता है, वो उस तरह का नहीं है। ठीक है, आपके महान दार्शनिक चिंतन नहीं है, बहुत कल्पना की बहुत ऊंचाइयां उड़ान नहीं है जो कालिदास में है, लेकिन वो लोक चेतना का साहित्य तो बराबर लिखा गया। तो क्या वो मूल्यवान नहीं है? क्योंकि आपको उसमें भारतीय समाज मिलता है 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में जैसा भारतीय समाज था वो हमको उनमें मिलता है। इस तरह का साहित्य जैनियों का कथा साहित्य है, संस्कृत में कथा साहित्य है, उसको हाइब्रिड संस्कृत कहा गया। पाणिनि के अनुसार उसमें कहीं कहीं अशुद्धियां हैं, लेकिन हम क्या उसको फेंक देंगे? ये तो बहुत ही मूर्खता की बात है कि भाई उसमें व्याकरण की गलतियां हैं तो फेंक दो किताब। कहानियां उसमें उस जमाने की हैं जो लोक कथाएं कहीं मिलती नहीं है, लोक भाषाओं में नहीं मिलेंगी आपको वो कहानियां हैं। जो भरतक द्वात्रिंशिका में जो कहानियां हैं, जो विद्यापति की पुरुष परीक्षा में जो कहानियां हैं, और भी इस तरह की कहानियों की किताबें संस्कृत में और भी हैं। मेरी किताब में कुछ आपको उसका उल्लेख मिलेगा, तो उन पर ध्यान फिर नहीं जाता। और हम कहते भी हैं तो लोग ना तो हमसे विवाद करते हैं कि आप गलत कह रहे हैं, हम जब कहते हैं कि अपकर्ष काल नहीं हुआ,
हम कहते हैं कि 15वीं 16वीं शताब्दी संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग है, जबकि अकबर बैठा हुआ है, जहांगीर आ गया आपके। हमारा कहना है कि उस समय जो संस्कृत साहित्य लिखा जा रहा है वैसा संस्कृत साहित्य उसके पहले नहीं लिखा गया। पर्शियन से संपर्क हुआ संस्कृत के कवियों का और नई रंगत उनकी कविता में आ गई। बिहारी की कविता में भी आती है कुछ, आप देखिए अलग तरह की रंगत है। उर्दू फारसी की कविता आ गई है सामने, तो संस्कृत में भी उस तरह की रचनाएं खूब आ रही हैं। 15वीं शताब्दी में श्री कृष्ण कवि हो जाते हैं, उनकी कविताएं आप देखिए, छंद एकदम दूसरे आ जाते हैं। दोहा घनाक्षरी कवित्व सोरठा में संस्कृत लिख रहे हैं, और जो लोक में जिस तरह से बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, उस तरह से लिख रहे हैं ये कवि। तो ये तो बहुत अच्छे कवि भी हैं, जिनका मैंने जो देवर्षि कलानाथ शास्त्री, भट्टमस्थानाथ शास्त्री जिनके वंश में हुए, वो श्री कृष्ण कवि 15वीं, वो बहुत बड़ा आंध्र के पंडितों का वंश है, आंध्र प्रदेश के थे ये लोग। तो वो दिल्ली, पंडित राज जगन्नाथ भी आंध्र प्रदेश के थे, वो चल के आए दिल्ली। तो कितनी यात्राएं कवियों ने की, कितने लोग से जुड़े, कितने रंग उनकी कविता में आए। ये जो 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी के कवि हैं, हमने फेंक दिया उनका साहित्य, बहुत सारा साहित्य तो लुप्त हो गया उनका, क्योंकि हमने मान लिया कि मुस्लिम शासन में क्या लिखा गया होगा। अकबर पर जितना साहित्य संस्कृत में लिखा गया उसके बारे में जानकारी नहीं है। क्यों लिख रहे थे ये लोग अकबर के, उस सब पर डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता। अन्यत्र हम लोगों ने खूब विचार किया अकबर पर, हम लोगों ने खूब चर्चाएं की। अकबर पर जो लिखा गया है साहित्य, उस पर हमने चर्चाएं की, वो क्यों महत्वपूर्ण है और अकबर क्या कर रहे थे। अब तो आप सबको फेंक रहे हैं इतिहास के कूड़ेदान में। तो अकबर सूर्य सहस्त्रनाम का पाठ करते थे, उन्होंने उसकी पांडुलिपि लिखवाई, उन्होंने महाभारत का अनुवाद फारसी में कराया, नई किताबें संस्कृत में लिखने को उन्होंने प्रोत्साहन दिया। बहुत करीब 50 जैन मुनि अकबर के दरबार में जाते थे। जैन मुनि नंगा है, उसको क्या लेना है, उसको ना किसी की कुछ प्राप्त करना है, वो तो अकबर को कुछ बताने जाते थे, कोई गोवध बंद करा दो, तो उन्होंने बंद करा दिया। यहाँ तक कि कश्मीर में उन्होंने आदेश दे दिया कि मछली भी मत खाओ, जैन मुनियों को तकलीफ होती है। तो सुनते थे, और बड़ा क्रांतिकारी कार्य हुआ अकबर के समय। उस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन अकबर पर संस्कृत में बहुत कुछ लिखा गया, अनेक काव्य लिखे गए, वो महत्वपूर्ण है अपने आप में, क्योंकि उनके पीछे एक इतिहास दृष्टि है। अकबर का चरित्र भविष्य पुराण में भी है। आप पुराणों को अगर एकदम खारिज नहीं करते हैं और मानते हैं कि पुराणों में इतिहास है, तो उन्होंने तो अकबर और जो और तमाम राजा हैं, उन्होंने ये भी बता दिया कि ये जो जिस पृथ्वीराज को आप बहुत बड़ा महान हीरो मान रहे हैं, वो वैसा नहीं था, वो विलासी राजा था, वो गफलत में पड़ा रहा। जयचंद गद्दार नहीं थे, ये आपको भविष्य पुराण से पता चलता है। तो हमने इतिहास खराब गलत पढ़ाना शुरू किया। ये विद्यापति हमको बताते हैं कि जयचंद क्या थे, वो एक महान राजा थे, जिनके दरबार में, जिनकी राजसभा में नैशतकार हर्ष थे, और वो लड़ते रहे मोहम्मद गौरी से, उनको धोखा दिया गया। ये इतिहास है, ये भविष्य पुराण में भी मिलता है, विद्यापति की कथा में ये मिलता है कि, और सारा इतिहास हमने मान लिया है कि वो लोग जो एक विभाजनवादी दृष्टि से अलग अलग कर गए, किसी को गद्दार बता गए, मुसलमानों को हमसे लड़ाने के लिए कुछ बता गए, और बहुत सारी बातें इस तरह की बता गए। तो एक विद्वेष का जहर और विभाजनवादी दृष्टि और एक आधिपत्यवादी दृष्टि से संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखा गया, उसी तरह से हमको बताया गया। और हमारे मन में तो जहर, उस जहर के बीज हैं, अब और ज्यादा बढ़ गए। पिछले 10, 15, 20 सालों में खूब वो जो जहर के बीज अंग्रेज लोग बो गए थे, वो आज़ादी के बाद तो धीरे धीरे उग रहे थे। अब खूब बढ़िया फसल, हमारी जो विषैली लता हमारे दिमागों में अंग्रेज साहब बहादुर लोग लगा के बो करके गए थे, वो लहलहा रही है इस तरह से कि उसको काटने की कोई बात अगर करता है तो उसको आप देशद्रोही वो कह सकते हैं, मुझे भी कह सकते हैं, और संस्कृत का शत्रु भी कह सकते हैं। लेकिन एक बात तो यह थी कि लोक परंपरा से जो सामीप्य था और जो स्थानीय रंगत आ रही थी, लोकल कलर्स संस्कृत साहित्य में आ रहे थे, उनकी तरफ हमारे संस्कृत साहित्य के इतिहासों में ध्यान नहीं दिया गया। भारतीय भाषाओं की जो पारस्परिकता थी कि हमारे आचार्य प्राकृत की गाथाएं कितनी उद्धृत कर रहे हैं, और प्राकृत कविता का कैसा असर आ रहा है संस्कृत के मुक्तकों पर। गोवर्धनाचार्य जो आर्य सप्तशती लिख रहे हैं, उसमें हाल की जो गाथाएं गांव के जीवन पर, उनका असर आ रहा है। गांव गिराओं पर लिखने वाले बहुत सारे कवि 9वीं 10वीं 11वीं शताब्दी के बाद से लगा करके 17वीं 18वीं शताब्दी तक खूब हुए। संस्कृत में वो गांव में बैठ करके गांव के लोगों के बारे में बहुत ही मार्मिक कविताएं लिख रहा है।
तो हमने तो उसको पढ़ाया नहीं था अभी तक। अब थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया गया, और उस पर भी जब मेरी किताब आई संस्कृत कविता की लोकधर्मी परंपरा, तो संस्कृत के पंडितों ने बहुत उसको अच्छा नहीं शायद माना, उस पर ध्यान नहीं दिया। हिंदी के लोगों का ध्यान ज़्यादा गया कि अरे संस्कृत में तो ऐसी कविता लिखी गई कि उसमें उसमें तो बड़ा क्रांतिकारी और बड़ा लोक चेतना और प्रगतिशील चेतना वगैरह वगैरह सब उसमें है। तो उसके अनुवाद छपे मूल सहित तो उनको अन्य भाषाओं के लोग ज़्यादा संदर्भ देते हैं। हमने समझा कि हम क्यों इसको पढ़ें। अरे भाई, गरीबों की जिंदगी का गलीज है, उसका ही वर्णन कर रहा है ससुरा वो कि वो जन्म माँ जो है वो पत्नी जो है वो बच्चा उसको होने वाला है, घर में कुछ नहीं है और खाने को दाने नहीं है, और सास जो रो रही है और दिया जलाने के लिए तेल भी नहीं है वगैरह वगैरह। और वो यह ऐसी गंदी गंदी बातें कह रहा है कि मेरी पत्नी जो है वो मेरे घर में एक चुईया जो है छिपकली की तरह सूख करके हो गई है, और बिल्ली जो है वो चुईया की तरह हो गई है, जो और कुतिया जो है बिल्ली की तरह सूख करके हो गई है, मेरी पत्नी कुतिया जैसी सूख करके हो गई है। ये कहता है तो मत गे है मुसलियो मूषिक वधु मूषियो मार्जारिका मार्जारी शुनि शुनि गृहिणी वाच्य किमन्यो जना किंचित क्षुत्क्लम घूर्ण मान नयनैरुन्निद्र मुर्वी गते कर्तुम वाग मक्षमयी स्वजननी बालई समालोक्यते। तो बच्चे टुकुर टुकुर ताक रहे हैं भूख से बेहाल होकर के माँ को। इसी का एक छंद वो है जिसमें कि मकड़ियों के जालों से ढका हुआ चूल्हा रो रहा है, उसी सुभाषित है संस्कृत का 16वीं शताब्दी का। उसी के आधार पर आपके बाबा नागार्जुन की कविता है, बहुत दिनों तक चूल्हा रोया। उन्होंने कहा भी था कि हमने संस्कृत के एक सुभाषित से प्रेरित होकर के कविता लिखी है। तो अन्य भाषाओं के जो लोक चेता कवि थे उनको मालूम था कि संस्कृत में बड़ी जीवंत परंपरा है, लेकिन संस्कृत के पंडितों का, संस्कृत के प्राध्यापकों का जो संस्कार बन गया, वो अंग्रेज साहब बहादुर जो संस्कार बना करके गए थे, वो संस्कार अभी तक बना हुआ है। और संस्कृत में जो लोक चेतना की, लोकधर्मी चेतना की, लोक भाषाओं से पारस्परिकता के साथ विकसित होने वाली जो कविता है, उस पर ध्यान हमारा पूरी तरह से नहीं गया। उसमें समस्या ये तो एक बहुत बड़ी है जो मैंने आरंभ में ही कहा कि इतना विशाल साहित्य है कि आप क्या वेद को छोड़ देंगे? क्या वेद के सूक्त आप नहीं पढ़ाएंगे? आप क्या कालिदास को छोड़ देंगे? हिंदी में तो ये हो रहा है कि वहाँ दलित विमर्श और स्त्री विमर्श पढ़ाइए आप। कई यूनिवर्सिटियां ऐसी है कि वहाँ दलित विमर्श, स्त्री विमर्श आदि पढ़ाइए, तो तुलसी सूर वगैरह भूल जाइए। उनको पढ़ने पढ़ाने वाले अब मुश्किल से मिलेंगे, ऐसा वहाँ लगता है। हो सकता है कि मेरी गलत समझ हो, लेकिन संस्कृत में तो ऐसा नहीं कर सकते आप कि वेद पुराण कालिदास भर्तृहरि माघ भारवी इनको छोड़ दें और ये जो लोक धर्मी परंपरा इतनी समृद्ध है तो ये अब इसी को पढ़ाओ। अब इतनी बड़ी परंपरा है कि क्या लेंगे क्या छोड़ेंगे, हानोपादान की समस्या होती है। लेकिन जो शोध करता है उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि इतनी महान परंपरा के हम वारिस हैं, तो उसको नष्ट हम कैसे हो जाने दें? जो संस्कृत की परंपरा है, हमारी परंपरा है, उसको बचाना हमको चाहिए। तो ये समस्या अवश्य ही एक तरह से इसमें आती है। और एक प्रवाद जिस पर विवाद हो सकता है, वो एक कॉलोनाइजर्स की जो दृष्टि थी, एक अधिनायकतावादी दृष्टि थी, उससे निकला। और उन्होंने ये कहा कि संस्कृत भारत की कम से कम उत्तर भाषाओं की जननी है और यहाँ की वो एकमात्र भाषा रही है। उससे उत्तर की भाषाएं निकली और एक भाषा परिवार यह है। और ग्रीक, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच आदि भाषाएं इसके निकट की थीं उस समय, तो भारोपी भाषा परिवार यह है। और फिर 4 परिवार उन्होंने बता दिए भारत में। एक आश्रिक परिवार है, एक द्रविड़ परिवार है दक्षिण की भाषाओं का, और एक जो उत्तरांचल की भाषाएं उनका परिवार है। इस तरह से खांचे उन्होंने बना दिए। वो भाषा विज्ञान में हमको पढ़ाया जाता रहा खूब। भारोपी भाषा परिवार पढ़े बिना तो भाषा विज्ञान का परिचय में हम पास हो नहीं सकते थे। तो वो उन्होंने ये जो बात उन्होंने हमारे दिमाग में डाली कि संस्कृत सारी भाषाओं की, कम से कम उत्तर की जितनी भाषाएं हैं उनकी जननी है, और इससे भाषाएं निकली। तो हम बहुत गौरवान्वित होकर के ये कहते हैं अब कि संस्कृत से ही सारी भाषाएं निकली हैं भारत की। अब चाहे उससे तमिल तेलुगु निकली ना भी हो, तब भी हम तो कई बार संस्कृत के लोग तो कह ही देते हैं। दे मारा एक ये विचार जो वहां से आ गया कि संस्कृत से भारत की सारी भाषाएं निकली। अगर कोई ये कहता है कि नहीं, संस्कृत से भारत की सारी भाषाएं नहीं निकली, तो वो तो संस्कृत का शत्रु हो सकता है। मैं ये कहता हूँ कि संस्कृत से भारत की, उत्तर भारत की, हिंदी प्रदेश की भी भाषाएं नहीं निकली।
तो बुरा लग सकता है कि आप कैसे नहीं निकली साहब, हिंदी, मराठी, गुजराती, ये तो संस्कृत से ही निकली हैं। ऐसे मानने में दिक्कतें हैं भाषा विज्ञान के सिद्धांतों की दृष्टि से कि संस्कृत से हिंदी निकलेगी, गुजराती मराठी संस्कृत से निकलेगी, ऐसा मानने में दिक्कतें आती हैं। उन पर चर्चा आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने की। वो तो संस्कृत के बहुत बड़े पंडित थे, पाठशाला पद्धति से पढ़े हुए थे। रामविलास शर्मा ने इस पर खूब बात की, राहुल सांकृत्यायन ने इस पर बात की, पूर्ण उसने कहा था, कहानी वाले कौन है, पूर्णचंद्र शर्मा गुलेरी, उन्होंने लेख लिखे हैं पुरानी हिंदी पर। ऐसे और भी कुछ विद्वान हैं। तो उनका चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उस सरदार पूर्ण सिंह भी मेरे बहुत पसंदीदा लेखक थे, तो उनके साथ जुड़ जाता है। और तो ये बहुत बड़े पंडित थे। हिंदी वाले जानते हैं कि इन्होंने उसने कहा था लिखी है, संस्कृत वालों को पता नहीं कि उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी। वसंत का बहुत बढ़िया वर्णन उन्होंने किया अपनी संस्कृत कविता में, संस्कृत में उनके लेख हैं। भारतेंदु के समय कई लोग, भारतेंदु मंडल के संस्कृत के बहुत अच्छे अच्छे कवि थे, उनसे संवाद होता था। तो एक तो ये अंग्रेजों ने क्या किया कि इन परंपराओं को, जो संवाद की परंपराएं थी, उनको तोड़ा और दूरियां उन्होंने खड़ी की कि ये संस्कृत के पंडित लोग हैं, इनकी पाठशाला पद्धति अलग कर दो, और ये बात के भाषाओं के साहित्यकार हैं, इनका अलग है, इनको आधुनिक मॉडर्न स्ट्रीम में डाल दो। और एक विभाजन उन्होंने खड़ा किया। फिर आपस में जातियों को लड़ाया, परिवार जो भाषाओं के हैं वो उन्होंने बड़ा बनाए। तो उसमें हमारे मन में ये बताया गए कि जो द्रविड़ परिवार है उसका भारोपीय भाषा परिवार से कोई संबंध नहीं है, जो आष्टिक परिवार उधर है उत्तरांचल की तरफ, उसका संस्कृत से कोई संबंध नहीं है। तो ये तो बहुत गलत छवि थी। और यह भी एक गलत छवि थी कि संस्कृत से ही उत्तर की भाषाएं निकली हैं। ये हमारे किसी आचार्य ने नहीं कहा, हमारे किसी वैयाकरण ने नहीं ये कहा, 18वीं शताब्दी तक किसी ने ये नहीं कहा। जहां तक मेरी जानकारी है, संस्कृत देववाणी है, बहुत प्राचीन है, वो सब है। इस देश के लोग संस्कृत में बोले, प्राकृत में भी बोलते रहे, कई प्राकृत हैं, उनका भी व्यवहार होता रहा। ये सब बातें हमारे कवि, महाकवि, आचार्य कहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी ने उनमें से ये कहा कि ये सब संस्कृत से ही निकली हैं। इस पर कहीं कहीं विवाद जरूर हुआ कि संस्कृत पहले कि प्राकृत पहले, प्राकृत से संस्कृत की, संस्कृत से प्राकृत। लेकिन फिर भी एक मत से किसी ने ये उस तरह से नहीं कहा कि संस्कृत से सारी भाषाएं भारत की वर्नाकुलर्स निकली हैं। प्राचीन आचार्यों में ये अंग्रेजों ने कहा, और अंग्रेज हमारे दिमाग में ये बात बैठा गए। तो अब हमने इसको अटल सत्य मान लिया। अब तो बुरा लगेगा, कोई कहेगा कि अरे नहीं, संस्कृत तो जननी नहीं है वो तो। अब वो किशोरीदास वाजपेयी और ये लोग पूछते हैं कि करोति से करता है और करती है, दोनों कैसे निकल जाएंगे? एक संश्लिष्ट भाषा है और एक विश्लिष्ट भाषा है। संश्लिष्ट भाषा से विश्लिष्ट भाषा पैदा नहीं हो पाती। आप उसका अनुवाद अब कुर्वन्ति अस्ति करते हैं, कर रही है, करती है, करता है, कर रहा है। इसके लिए संस्कृत में एक्सप्रेशन नहीं था। अब आजकल हमको बोलना पड़ता है अगर कि इस समय कर रहा है, कर रही है, तो कुर्वन्ति अस्ति, कुर्वन् अस्ति, ऐसा हम कहते हैं। ये तो प्राचीन संस्कृत में है ही नहीं। उनकी टेंस की, उनकी काल की अवधारणा ही बहुत अलग है। वहां तो 10 लगा रहे हैं, लेकिन वो काल की अलग ही दुनिया उनकी है। तो उनके लिए इस समय क्या कर रहा है, इस सब का कोई महत्व नहीं है। वो तो अनंत की उसमें काल की अनंतता में जीने वाले लोग हैं, उनका काल बोध ही अलग है। वो हमारी संस्कृत भाषा में आया। अब उस संश्लिष्ट भाषा से, जिसमें कि कर्ता और है अलग अलग नहीं होते हैं, जिसमें कि कारक और विभक्तियां अलग अलग नहीं होती हैं, रामा ही होता है, राम ने वहां नहीं होता है, उससे विशिष्ट भाषा कैसे निकलेगी, किस प्रक्रिया से निकलेगी? शब्द तो साम्य है, राम भी संस्कृत में है, राम भी हिंदी में है, कर्म संस्कृत में है, कर्म हिंदी में है। कहीं कहीं कर्म का उच्चारण काम हो गया या अपभ्रंश में काम हुआ, ये सब एकदम सही है। शब्द समान है, शब्दावली समान है, सामीप्य है भाषाओं का। लेकिन जो भाषिक संरचना है वो कैसे संभव हो सकेगा कि ये जननी हो जाए और ये उससे निकल जाए? ये हमारे वैदिक ऋषि जो बता गए उसके विपरीत जाता है। हमारे ऋषि कहते हैं कि जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम, नाना धर्माणम पृथ्वी यथौकसम। इस धरती पर, जो भारत देश की धरती है, उस पर कई भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, कई धर्मों को पालन करने वाले लोग इस पर रहते हैं। वह धरती माता इन सबको अपनी गोद में, जैसे बच्चों को कोई माँ अपनी गोद में बिठाए रहती है, उसी तरह से लाखों लाखों लोगों को, अनेक अनेक भाषाएं बोलने वाले लोगों को
ये धरती माँ अपनी गोद में बसेरा दिए हुए है। पृथ्वी सूक्त कितनी अद्भुत कविता है। तो अब आप सिलेबस में भी देखिए कि हमको उषा सूक्त ज़्यादा से ज़्यादा, इंद्र सूक्त पढ़ाया जाता था, और ये इस तरह के सूक्त जिससे बताया जा सके कि आप जंगली लोगों की तरह से प्रकृति की पूजा करते थे, और उषा की पूजा आपने की, सूर्य पर सूक्त हैं, इस तरह से इंद्र भी कोई इस तरह का प्रकृति से निकला हुआ देवता है। तो ये जो पृथ्वी सूक्तियों की अद्भुत कविता है, जिसको छाप करके और अंग्रेज सरकार को हिला दिया सातवलेकर ने, उन्होंने तो पृथ्वी सूक्त छापा और हिंदी मराठी अनुवाद सहित, और कहा कि वेदों में राष्ट्रवाद है, तो उनको जेल में डाल दिया, मुकदमा चला उनको, प्रकाशक पर मुकदमा चला, पत्रिका पर मुकदमा चला, जिसमें लेख के रूप में वो छपा था पहले, किताब के रूप में किताब जब्त कर ली गई। तो उसको सिलेबस में वो क्यों लगवाएंगे? हमारा सिलेबस भी वही लोग बनवा गए थे जो यूनिवर्सिटी शुरू में खुली, BHU शुरू हुई या कलकत्ता यूनिवर्सिटी शुरू हुई। तो मैकडोनल्ड जो सिलेक्शन बना गए हैं, जो वेद के पश्चिमी विद्वान जो सिलेक्शन बना गए हैं, वही तो शुरू में चलाए गए थे। उन्हीं के आधार पर फिर दूसरे लोगों ने वैदिक सिलेक्शन बनाए, तो वही तो पढ़ाए जाते रहे। तो उसमें पृथ्वी सूक्त में बताया गया कि इस देश की धरती पर हजारों हजारों साल से कई भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। तो कई भाषाएं तो थी, कोई एक भाषा तो नहीं थी। तो ये एक तरह से जो हमारे ऋषियों की दृष्टि थी उससे विरोध होता है, हमारे आचार्यों की दृष्टि थी उससे विरोध होता है। हालांकि आप कह सकते हैं कि अब जब हमको संस्कृत दिवस पर भाषण देने में बहुत अच्छा लगता है, तो आप कह लेने दीजिए कि संस्कृत से ही सारी भाषाएं निकली हैं, लेकिन उससे संस्कृत साहित्य के इतिहास लेखन में विसंगतियां आती हैं कि आप पारस्परिकता का जो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है उसको छोड़ देते हैं। इन भाषाओं में एक से दूसरे को पैदा नहीं कोई कर रही है, लेकिन ये फल फूल रही हैं साथ में, ये एक दूसरे से आदान प्रदान कर रही हैं। ये जो गुलेरी जी कह रहे थे कि पुरानी हिंदी का सबसे पुराना रूप आप देखते जाइए, तो वैदिक काल में कोई न कोई रूप इस तरह का रहा होगा जिसमें कि करता है, करती है, इस तरह से उस भाषा में बोला जाता होगा। वो राहुल जी ने कहा कि वो कुरुपांचाल की भाषा थी, कौरवी भाषा वह थी, वो रही होगी प्राचीन काल में। तो जो वैदिक ऋषि कह रहे थे कि कई भाषाएं परस्पर समानांतर रूप में बोली जा रही हैं, तो हम अगर ये मान करके चलते हैं कि वैदिक काल में और उसके बाद मौर्य काल में, गुप्त काल में केवल संस्कृत एक भाषा थी, फिर ज़्यादा से ज़्यादा उससे प्राकृत आई, और ये सब नहीं थी जो लोक भाषाएं, देश के इतना बड़ा देश है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जन जन एक ही भाषा को बोलता रहे? ये तो प्रैक्टिकेबल है ही नहीं। वो अपनी अपनी भाषाएं पैदा होंगी और बोलेंगे, जैसी उनकी स्थितियां उसके अनुसार भाषाएं विकसित होंगी। लेकिन तीर्थ है, संस्कृति एक है, आवाजाही है, परस्पर एकता है, भाईचारा है, तो शब्दावली बहुत समान है, और शब्दावली का आदान प्रदान तो खूब होता है। संस्कृत के शब्द तमिल में जाते हैं, तेलुगु में तो बहुत ज्यादा जाते हैं, उससे ज्यादा कन्नड़ में जाते हैं, उससे भी ज्यादा मलयालम में जाते हैं। तो वो शब्दावली की समानता है, संस्कृति की समानता है, पारस्परिक आदान प्रदान है, सांस्कृतिक स्तर पर आदान प्रदान है, और भाषिक स्तर पर, काव्य के स्तर पर, कि प्राकृत कविता कालिदास की कविता से प्रभावित हो रही है। बहुत सारे अभिप्राय कालिदास की कविता से प्राकृत के कवि ले रहे हैं। प्राकृत गाथाओं से बहुत सारे मोटिव्स, लोक जीवन के बहुत सारे मोटिव्स संस्कृत के कवि ले रहे हैं। अमरुक कितने महान कवि हैं, और उनमें छायाएं आती हैं लोक जीवन की। अद्भुत कवि अमरुक जो हमारे क्लासिक कवि हुए, तो ऐसे बड़े कवि, भवभूति में लोक जीवन की छायाएं अनेक आ जाती हैं। तो ये जो पारस्परिकता है संस्कृत साहित्य में, जो अन्य भाषाओं से संवाद के कारण पारस्परिकता आई, उस पर हमारे महान कवियों की, हमारे महान आचार्यों की तो नज़र थी। ये जो उपनिवेशवाद ने जो हमें दृष्टि दी, विभाजनवादी दृष्टि दी, उसमें संवाद को तोड़ा गया, संस्कृत के भारतीय भाषाओं से संवाद को तोड़ा गया। भारतेंदु मंडल तक जो चला आ रहा था संवाद, वो भी टूट गया। बाद में तो मान लिया गया कि संस्कृत हमारी दुश्मन है, उसको अलग करो, हमको आधुनिक साहित्य पढ़ाना है, अन्य भारतीय भाषाओं में ये विचार ज़्यादा फिर आया। तो ये जो पारस्परिकता के द्वारा संपूर्ण भारतीय साहित्य की एक सूत्रता को समझने की दृष्टि थी, वो हमारे संस्कृत साहित्य के इतिहासों से लुप्त होती गई।
इस कारण से कुमारिल भट्ट 5वीं शताब्दी के महान दार्शनिक हैं। वो श्लोक वार्तिक में बताते हैं कि संस्कृत में तमिल के ये शब्द हैं। मतलब उन लोगों को पता था कि संस्कृत का आदान प्रदान हो रहा है। हमने क्या किया कि हम लोग चूंकि जगत गुरु हैं संस्कृत वाले, तो हम देते रहे। संस्कृत ने पैदा किया इन भाषाओं को, संस्कृत ने पोसा इन भाषाओं को, संस्कृत से ही ये बड़ी हुई हैं, संस्कृत से ही ये जीती रही हैं। इस दृष्टि के द्वारा हमने एक पूरी परंपरा को समझा। तो उसमें हम इस बात की तरफ हमारा ध्यान नहीं गया कि संस्कृत ने कितना लिया इन भाषाओं से, लोक भाषाओं से कितना लिया। अब हम कहते हैं तो इसलिए बुरा लगता है कि आप तो संस्कृत को छोटा कर रहे हैं। कोई भी संस्कृति इस बात से बड़ी नहीं होती कि वो कितना दे रही है, उतनी ही बड़ी वो इस बात से भी साबित होती है कि वो इतर संस्कृतियों से कितना ले रही है, कितनी उसकी पाचन शक्ति है कि वह कितना दूसरी संस्कृतियों से महनीय तत्व ले सकती है। हम लोगों की संस्कृति जब तक ऊंचाइयों पर थी तब तक हमारा संपर्क अरब देशों से था, ग्रीस देशों से था। इनकी बड़ी परंपराएं थी। अरब का जो कथा साहित्य है और उससे संस्कृत के साहित्य में कितने जबरदस्त प्रवाह आए। आप देखिए 15वीं शताब्दी में अलिफ लैला के अनुवाद जब होने लगते हैं और कथा कौतुकम श्रीवर लिखते हैं संस्कृत में, और फारसी का जो कथा साहित्य है उसके अभिप्राय बहुत से आते हैं। तो ये जो संवाद हमारा हो रहा था पारस्परिकता के द्वारा और एक आदान प्रदान बना हुआ था, उसको भुला करके हमने ये माना कि संस्कृत का काम देना था। बाकी लोगों ने भी यही माना कि संस्कृत का, बाकी भाषाओं के, बाकी विषयों के विद्वानों ने, कि संस्कृत का काम था कि वो अपनी अत्यंत समृद्ध ज्ञान परंपरा से, अपने साहित्य की परंपरा से इतर भाषाओं की चिंतन परंपराओं को पोसती रहे। उसका काम लेना था ही नहीं, उसने लिया कुछ नहीं। अब आप देखिए कि संस्कृत में मौलिक चिंतन सचमुच में बंद होने लगा, क्योंकि आप की दृष्टि सीमित हो गई। आप बाहर जो कुछ हो रहा है उस पर ध्यान कम आपका जाता है। तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आप केवल अपने सीमित संसार में सिकुड़ करके रह जाएंगे। तो ये एक जो स्वस्थ आदान प्रदान की प्रक्रिया भाषाओं की पारस्परिकता के द्वारा संस्कृत में थी, उसका बोध खत्म हो जाने से जो संस्कृत साहित्य के इतिहास लिखे गए वो उनमें संस्कृत भाषा के साथ पूरी तरह से न्याय नहीं हो सका। अब मैं समेटने का प्रयास करता हूं क्योंकि 5 बजने वाले हैं। और नहीं सर, मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात पूरी करें। ये इतना महत्वपूर्ण व्याख्यान अधूरा न रहे, भले 5:30 बज जाए। हाँ, पूरा हो जाए। निधन यही है कि आगे बढ़ाएं, और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है पूरा व्याख्यान, और ये प्रकाशित भी होगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। 2-4 बातें और मैं कहूंगा। जी सर जी। अब जैसा इतिहास हमको पढ़ाया जाता है, और अभी तक लगभग आप समझिए कि 10-15 साल पहले तक मैं भी यही मानता था कि संस्कृत महाकाव्यों की एक बृहत त्रयी है। यही बताया गया कि माघ, भारवी और श्रीहर्ष, ये संस्कृत महाकाव्यों की ये बृहत त्रयी है। कुछ एक साल पहले मेरे मन में सवाल आया कि कहा किसने कि संस्कृत महाकाव्यों की ये बृहत त्रयी है। तो मुझे नहीं कहीं पता चला कि किसी बड़े आचार्य ने, आनंदवर्धन ने, मम्मट ने, आनंदवर्धन के समय तक तो श्रीहर्ष का शायद आया नहीं था, लेकिन मम्मट के समय तक आ गया था नैषद। और उसके बाद जो बड़े बड़े आचार्य हुए, पंडित राज जगन्नाथ हुए, भानुजी दीक्षित हुए, अप्पय दीक्षित हुए, काव्य शास्त्री भी हुए, उन्होंने कहीं ये कहा हो कि भारवी, माघ और श्रीहर्ष इनकी बृहत त्रयी है। तो किसने कह दिया? और हमारे इतिहासों में आ गई। हमने भी जो लिखा था इतिहास में बृहत त्रयी हमने कहा है। संस्कृत साहित्य का अभिनव इतिहास जो मेरा 2007 में छपा, उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि ये कहा किसने। तो मुझे लगा कि किसी बड़े आचार्य ने नहीं कहा, हमारी परंपरा में किसी ने नहीं कहा। शायद हिंदी में प्रसाद पंत और निराला को बृहत त्रयी कहा जाता था, उसके प्रभाव से किसी ने कह दिया, या कोई यूरोप के साहब बता गए होंगे कि इनकी बृहत त्रयी कालिदास के बाद यही है। वो असल में पूछते थे कि सबसे बढ़िया आपके यहाँ क्या है। जैसे विलियम जोन्स ने पूछा कि सबसे बढ़िया नाटक कौन सा है। विलियम जोन्स संस्कृत में बात करने लग गए, पंडितों से उनकी बातचीत होने लग गई। 1787 में ये हालत थी। तो पंडित लोग भी बहुत प्रभावित थे कि तो बहुत तेज दिमाग का आदमी है भाई, बड़ा काम इसने किया है।
और वेद के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। तो बातचीत होने लग गई। पहले वो म्लेच्छ समझ के उनसे बात नहीं करते थे, पढ़ाने को तैयार नहीं हो रहे थे। तो विलियम जोस ने पूछा कि क्या कुछ कविता नाटक वगैरह भी है आपकी भाषा में? तो पंडितों ने कहा कि हाँ हैं, खूब हैं। तो उन्होंने कहा हमें तो नाटक बताइए, और सबसे बढ़िया जो नाटक हो बताइए। तो पंडितों ने कहा कि अभिज्ञान शाकुंतल है। उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतल लिया, उसका उन्होंने पढ़ के एक पांडुलिपि संपादन किया। उसके पहले ये भी किसी ने नहीं किया था हमारे यहाँ। मूल संपादित करके अंग्रेजी अनुवाद के साथ छपा दिया। उससे ही बहुत बड़ा तहलका दुनिया में मचा कि भाई ऐसा अद्भुत नाटक है इन लोगों के पास। तो उनकी दृष्टि ये थी कि जो सबसे बढ़िया क्रीम हो वो हमको दे दीजिए, बाकी जो तलछट है वो हमें क्या करना, हमें राज करने के लिए जो सुविधाजनक रहेगा हम आपका स्वर्णयुग बता देंगे कि ये है, और बाद में जो कुछ होता रहा वो हम कहेंगे कि ये कुछ है नहीं आपके काम का, हमारे राज्य में सुख से रहिए आप लोग, इस समय आपके पास कुछ है नहीं। तो ये सबसे बढ़िया महाकाव्य कालिदास के बाद क्या है, शायद उन्होंने पूछा हो तो किसी ने कह दिया हो कि ये 3 है, तो बृहत्त्रयी चल पड़ा। अब जैसे जैसे मैंने पढ़ा कि भी मुझे बाद के महाकाव्य कुछ पढ़ना चाहिए, तो मुझे लगा कि ये तो किसी तरह कम नहीं है माघ, भारवी और श्रीहर्ष। भारवी के बारे में तो मैं कह सकता हूँ क्योंकि वो बहुत बड़े कवि हैं, उनका एक विजन है, वो बड़े स्वप्न दृष्टा कवि हैं। उनको उस दृष्टि से नहीं देखा जाता क्योंकि उनकी कविता का माघ की तरह रसास्वाद नहीं होता, उससे लालित्य नहीं आता उसमें। वो बुद्धिवादी कवि हैं, अर्थगौरव के कवि हैं, लेकिन वो बहुत गहरी बातें सारे देश के लिए कर रहे हैं। उसको तो हमारे आचार्य हैं नवजीवन रस्तोगी, उन्होंने भारवी पर कुछ लेख लिखे हैं, और इतिहास देखा जाए उस समय का तो भारवी क्या कह रहे हैं, सारे देश को क्या कह रहे हैं वो द्रौपदी के कथनों में, भीमसेन के कथनों में, कि जलती हुई आग, धधकती आग पर हिम्मत नहीं होती किसी को रोनता हुआ चला जाए, जो बुझी हुई भस्म है उसको रोनते हुए चले जाते हैं लोग। तो ज्वलितम न हिरण्य रेतसम चय मास्कंदति भस्म साम जना, बहुत सारी पंक्तियां ऐसी हैं कि भारवी कुछ कह रहे हैं, जिस राजा के यहाँ वो हैं उन राजाओं से कुछ कह रहे हैं। इस दृष्टि से हमने पढ़ा नहीं अपने कवियों को, तो भारवी को अगर थोड़ा छोड़ भी दें तो मुझे लगा कि माघ और श्रीहर्ष की टक्कर के तो कवि अच्छे अच्छे हैं इसमें। चक्रपाणी विजय ठीक माघ के समय लिखा गया, वो मिला नहीं था, बाद में मिला, और भट्ट लक्ष्मीधर उसके कवि थे। उन्होंने पहले ही शुरू में ही अपने महाकाव्य के बताया कि भोज की राजसभा में हमको प्रवेश नहीं मिला क्योंकि वहां तो चाटुकार लोग घेरे हुए हैं, भोज को हमको घुसने ही नहीं दिया। तो गांव चले गए, अपने गांव में बैठ के वो लिखते रहे। उनका महाकाव्य लुप्त हो गया था, उसकी किसी तरह खंडित पांडुलिपि मिली। 10वीं शताब्दी का महाकाव्य है। भट्ट लक्ष्मीधर ने लोक जीवन की जो कविता लिखी है, आप अगर उसके अनुवाद ही देखें, जो शीत में कांपते हुए लोगों का वो वर्णन करते हैं, ऐसा हाहाकार, और क्या ऑब्जर्वेशन है उनका। कंपन ते कपयो वृषम जड़ कृशम गोजाविकम ग्लायति श्वास चुल्ली कुहरोदरम क्षणमपि क्षिप्तोपि नैवोज्झति शीतातिव्यसनातुरः पुनरयम दीनो जन कूर्मवत स्वान्यंगानि शरीर एव ही निजे निन्होतु माकांक्षति। कटकटा करके बंदर कांप रहे हैं, और गायें भेड़ें छींच रही हैं शीत में। और शाम को भट्टी जब बुझाई हलवाई ने तो उसकी गरम गरम भगूदल में घुस करके कुत्ता सो गया। सुबह हलवाई आकर के उसको मार रहा है, पीट रहा है, भगा रहा है। वो भगूदल में अभी भी इतनी गर्मी है तो कुत्ता बाहर नहीं निकल रहा है, उसको लतियाया जा रहा है। ऐसी भयंकर सर्दी पड़ी है कि जो गरीब आदमी है वो कछुए की तरह उसने अपने आप को सिकोड़ करके अपने ही शरीर में घुसाकने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। भट्ट लक्ष्मी इतनी बढ़िया भाषा में ऐसी सुंदर ऊंचाइयों के साथ अलंकार उसमें फूटते हैं। जो उनका महाकाव्य है वो भी इसी तरह की बहुत उत्तम कविता का महाकाव्य है, जो चक्रपाणी विजय महाकाव्य। एक तो पूरी परिकल्पना उसकी, अब उषा और अनिरुद्ध की कहानी पर लिख रहे हैं, इतनी रोमांटिक थीम है कि सपने में उषा उसको देखती है अनिरुद्ध को और उसको प्रेम हो जाता है। अब उसको बड़ी बेचैन उसको, और किडनैप करके लाती है उसकी सखी। आप देखिए संस्कृत में ऐसा महाकाव्य उस समय लिखा गया जो कि आप उसमें तो बड़ा साइकोलॉजी, मॉडर्न साइकोलॉजी के हिसाब से आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं कि जो स्वप्न मनोविज्ञान है, और जो लड़कियां बात करती हैं आपस में कि मैंने उस लड़के ऐसे ऐसे लड़के को देखा, अब मैं उसके बिना मुझे चैन नहीं, इत्यादि। तो अब उसको अपहरण करके ले आती है, फिर भयंकर लड़ाई छिड़ी, और क्या भाषा की ऊंचाइयां उसमें हैं। जो बाण असुर थे, जो बाणासुर, वो तपस्या करके शंकर की जो स्तुति करते हैं। इन सारे कवियों में शैव दर्शन, उस समय की सारी दार्शनिकताएं, पांडित्य वो आ रहा है, और ऊंचाइयां कविता की उसके साथ आ रही। वो अन्य किसी भाषा में इस तरह की ऊंचाइयां संभव नहीं थी, क्योंकि संस्कृत की कविता में जो चिंतन था, ज्ञान मीमांसाएं थी। कवि के लिए माना गया कि उसको सारे शास्त्र भी तो जानना चाहिए। तो कालिदास तो सारे शास्त्र जानते थे,
लेकिन कहीं जाहिर नहीं होने देते थे कि उन्होंने कितना पचा लिया है वेदांत को और कदाचित शैव आगमों के भी तत्वों को। वो कविता की भाषा में ही उनसे फूटते थे। लेकिन इन लोगों बाकी कवियों का तो इतना नहीं है, वो गूंथते हैं सारा जो चिंतन है उसको भी गूंथते हैं। कविता उनकी थोड़ी सी उस दृष्टि से समझने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगी। तो भट्ट लक्ष्मीधर हैं और रत्नाकर हैं, हरविजय उन्होंने लिखा। एस के दे साहब ने कहा कि ये तो कैसा बीहड़ है, वहां का 50 सर्ग इसने लिख दिए, इसमें लंबे लंबे वर्णन है, कहानी इसमें है ही नहीं। अब एक दृष्टि ये आ गई कि किस्सा बताइए हमको, जो पश्चिम के विद्वान देखते थे कि फिल्म में स्टोरी क्या है, तो महाकाव्य में स्टोरी बताइए हमको। तो स्टोरी कुछ निकल ही नहीं रही। कई कई सर्गों में बसंत का वर्णन चल रहा है, ऋतु चक्र चल रहा है। अब वो क्यों लिख रहे हैं ये आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वो काल का जो आवर्तन विवर्तन है, यमक अलंकार का प्रयोग वहां करते हैं जहां ऋतु का वर्णन करते हैं संस्कृत के कवि, और द्रुत विलंबित छंद का प्रयोग करते हैं। वो पूरा जो एक चक्राकार गति समय की है उसको बताने के लिए करते हैं। बहुत सारी बातें अपने समय की उसमें गूंथते हैं वो। तो किस्सा कहानी कहने में उनकी रुचि नहीं है, बड़े महाकवि हैं। अब रत्नाकर के बारे में कई आचार्यों ने ये कहा कि उसने तो माघ को पीछे छोड़ दिया। मास्म संतु चत्वारः प्रायो रत्नाकरा इमे इतीव सत्कृतो धात्रा कवि रत्नाकरो परः। 4 ही रत्नाकर न रहे धरती पर, इसलिए विधाता ने 5वां रत्नाकर, ये महाकवि रत्नाकर के रूप में पैदा किया है। ये राजशेखर कहते हैं, कश्मीर के महाकवि थे ये। कश्मीर में कई उक्तियां इनके बारे में हैं कि माघ को पीछे छोड़ दिया रत्नाकर ने। मंख हुए, उनका श्रीकंठ चरितम महाकाव्य है, कफिणाभ्युदय महाकाव्य है ये, और मम्मट इनसे उदाहरण दे रहे हैं। आचार्य इन महाकवियों को उद्धृत कर रहे हैं, रत्नाकर को उद्धृत कर रहे हैं, कफिणाभ्युदय के सुंदर श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। तो इन महाकाव्यों में जान होगी। ये जो 12वीं शताब्दी में महाकाव्य आ रहे हैं ये बड़े महाकाव्य हैं। तो इस तरह के मेरे ख्याल में 15 महाकाव्य तो मैं बता सकता हूं जिनको आप बृहत्रयी के महाकाव्य कहते हैं। उनमें भारवी को अगर थोड़ा सा अलग कर दें तो किसी भी तरह से कम नहीं ठहरते। ये कवि कर्णपुर का पारिजात हरणम महाकाव्य है, अद्भुत सुंदर कविता उसकी है। और क्या दृष्टि उन लोगों की थी कि श्री कृष्ण स्वर्ग से पारिजात का हरण करके ला रहे हैं, तो वो नीचे उतरते हुए सारे देश को देखते हैं। तो सारे देश की धरती में कहाँ क्या क्या है, असम का वर्णन वो करते हैं, सुपारी के पेड़ों का वर्णन करते हैं, नारियल के पेड़ों का जिस तरह से वर्णन करते हैं, सारे देश की धरती की खूबसूरती का वर्णन करते हैं। तो कहानी वो क्यों कह रहे हैं, देश में क्या है, देश की खूबसूरती क्या है, संस्कृति क्या है, इसको बताने के लिए वो कुछ कहानी उसमें उसमें वर्णन अपने गूंथ रहे हैं। तो ये कविता का प्रकर्ष सारे देश के सांस्कृतिक ऐतिह्य को लेते हुए ऐसे महाकाव्यों में भी आया। तो हमने ये माना कि बृहत्रयी है। और मैं सूक्तियां छोड़ देता हूँ, इन सूक्तियों में अपने आप में इतिहास है। तो हमने जब इतिहास लिखना शुरू किया तो हमने ये नहीं सोचा कि हमारे यहाँ भी क्या परंपरा है कोई इतिहास, हमारे संस्कृत कवियों के इतिहास को, संस्कृत काव्य के इतिहास को समझाने की। और क्या हमने वहाँ ये कहीं ये कहा कि संस्कृत कविता का ह्रास हो गया। आप देखिए कि किसी आचार्य ने तो ये नहीं कहा कि कालिदास के बाद संस्कृत कविता का ह्रास होता गया। वो महान कवि हैं, कालिदास मानते हैं, लेकिन भवभूति विशिष्यते, भवभूति के बारे में ये कहा कि ठीक है कालिदास होंगे महान कवि, लेकिन उत्तरे रामचरिते तो भवभूति विशिष्यते, उत्तर रामचरित में तो भवभूति बहुत आगे उनसे बढ़ गए। ऐसे बात के और कवियों पर भी इस तरह की उक्तियां हैं कि कुछ बातों में कवि बहुत बड़े हो गए। तो ये हमारे यहाँ नहीं कहा गया कि अब घटिया कवि होते आ रहे हैं। हमारे मन में ये बात बैठ गई कि अब कालिदास, माघ, भारवी और श्रीहर्ष, इनके बाद जो हुए वो कुछ उनमें पर ऐसा वैसा था नहीं। और मुझे लगता है कि 18वीं 19वीं शताब्दी तक जो कवि होते रहे उनमें कविताएं तो आई। और 18वीं 19वीं शताब्दी में आंग्ल साम्राज्य महाकाव्य जो राजराज वर्मा ने लिखा है वो अगर मिल जाए तो आप उसको पढ़िए। उसकी कविता किसी तरह से कम है ही नहीं प्राचीन महाकाव्यों की कविता से। और कहानी वो क्या लिख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे पैर जमाए हमारे देश में, ये बनिए लोग थे, इन्होंने कैसे अपनी चादर फैलाई यहाँ, इसकी कहानी वो लिख रहे हैं। ये 1865 के बाद ये महाकाव्य भी आता है। तो हमारा कहना ये कि संस्कृत महाकाव्यों की एक समग्र परंपरा है, समग्र देश पर दृष्टि रखने वाली, एक सांस्कृतिक बोध के साथ लिखे जाने वाले महाकाव्यों की परंपरा, उसमें
राजराज वर्मा का आंग्ल साम्राज्यम भी 19वीं शताब्दी में जो लिखा गया है वो आता है। 20वीं शताब्दी में रेवा प्रसाद द्विवेदी के महाकाव्य भी उसमें आते हैं और भी बहुत सारे महाकाव्य इसमें आते हैं। तो इस अखंड दृष्टि से संस्कृत साहित्य को देखना चाहिए। और हमारे यहाँ जो अधः प्रकर्ष की दृष्टि से संस्कृत साहित्य के इतिहास को देखा गया, उसके बरक्स उत्तरोत्तर उत्कर्ष बताने वाली जो दृष्टि थी कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। कालिदास की उपमा बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, और भारवी का अर्थ गौरव है, बहुत अच्छी बात है, और दंडी का पद लालित्य है, लेकिन माघ में तो तीनों ही चीजें उतनी खूबसूरती से हैं। तो ये जो उत्तरोत्तर उत्कर्ष देखने वाली जो हमारी दृष्टि थी कि कविता की धारा निरंतर विकसित होती रही है संस्कृत में, और जैसे जैसे हमने लोक से भी संवाद और किया तो नए आयाम जुड़ते रहे हैं। तो हमारे संस्कृत साहित्य में इतिहास लिखने वाले इसमें सबसे बड़ी विभूतियां बाद में शेल्डन पोलक भी हैं और खोंडा एक हैं हालैंड के। तो इन सब लोगों की दृष्टि लोकनाट्य संस्कृत में आ गया 12वीं शताब्दी के बाद, उस पर गई ही नहीं। और मेरा कुछ विवाद भी हुआ उनकी किताब, बहुत अच्छी किताब है द लैंग्वेज ऑफ गॉड्स इन द वर्ल्ड ऑफ मैन, और बहुत सारी बहुत अद्भुत बातें उसमें उन्होंने कही हैं, बहुत घनघोर परिश्रम करके कही हैं। लेकिन उन्होंने उनकी पूरी दृष्टि है कि वर्नाकुलर से जो भारतीय भाषाएं बोलियां थी उनसे संस्कृत का संवाद नहीं था, ये अभिजात वर्ग की ही भाषा थी और इसीलिए खत्म भी होती गई, और लोक नाट्य जैसी कोई चीज इसमें नहीं आई। अब आप देखिए कि विद्यापति, जिसकी मैंने बात की कि उन्होंने पुरुष परीक्षा की किताब कहानियों की संस्कृत में लिखी, जो कि शॉर्ट स्टोरीज की बढ़िया किताब 16वीं शताब्दी में लिखी गई, और उन्होंने संस्कृत में पत्र लेखन की किताब लिखी। आप संस्कृत भाषा की जरूरत है, राज दरबार में लेटर्स पत्र लिखे जाते हैं। विद्यापति इतने बड़े पंडित थे, राजा के उसमें रहे थे आश्रय में, तो राजा ने कहा होगा कि भाई संस्कृत में लेटर राइटिंग पे किताब लिखो। अब और किसी भाषा में तो उस समय लेटर राइटिंग पे किताब नहीं है, संस्कृत खतो किताबत की भाषा है, तो उसमें लेटर राइटिंग पर बढ़िया किताब पत्र रचना विद्यापति ने संस्कृत में लिखी। उन्होंने कीर्ति लता भी लिखी, उन्होंने बहुत बढ़िया मैथिली में गीत भी लिखे, वो भी सही है। इसीलिए राजशेखर पहले ही कह गए थे कि एक भाषा में ही लिखना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उनको वैदिक ऋषियों ने जो कहा उसका बोध था कि कई भाषाएं इस देश में हैं और कई भाषाएं जानना चाहिए। तो कई भाषाओं में जो लिख लेता है वो महाकवि होता है। राजशेखर ने खुद ही संस्कृत में लिखा, फिर प्राकृत में उन्होंने कर्पूर मंजरी सट्टक भी लिखा। एक ही कवि अवहट्ट में भी लिख रहा है, अपभ्रंश में भी लिख रहा है, प्राकृत में भी लिख रहा है और संस्कृत में भी लिख रहा है। यह भी संभव हुआ। प्राकृत से संस्कृत में अनुवाद हुए, संस्कृत से प्राकृत में अनुवाद हुए। तो ये सब जो संस्कृत में हो रहा था वो एक उत्तरोत्तर उत्कर्ष की दृष्टि थी, और नई विधाएं जो आती गईं संस्कृत में उनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। विद्यापति गोरक्ष विजय नाटक लिख रहे हैं, तो एक नाटक का एक ऐसा जोनर आ गया, एक ऐसी लोकनाट्य विधा जैसी संस्कृत में आ गई कि उसमें गद्य के संवाद संस्कृत में है और गीत जन भाषा में है। विद्यापति ने गोरक्ष विजय लिखा, उसमें मैथिली में गीत हैं और संवाद, गोरखनाथ संस्कृत में संवाद बोलते हैं, राजा भर्तृहरि संस्कृत में संवाद बोलते हैं। ऐसे तो 50 नाटक तो उन्होंने ही छाप दिए, आपके प्राचीन भाषा नाटक दशरथ ओझा और जगदीश चंद्र माथुर ने, और असम में बहुत सारे ऐसे नाटक मिले, शंकर देव के समय ऐसे बहुत सारे नाटक। तो उनका कहना यह था कि संस्कृत नाटक की परंपरा चली आ रही है, तो संवाद तो संस्कृत नाटक में संस्कृत में ही होंगे, क्योंकि वो कैसे बोलना है, ये पात्र कैसे बोलेंगे, संस्कृत की परंपरा से हम जानेंगे। लेकिन लोकगीत तो हमारे बीच के हैं, तो हम श्लोकों की जगह या जहाँ गीत जोड़ना है, जो संस्कृत नाटक में ध्रुवाएं जोड़ी जाती थी, उनकी जगह हम असमिया के गीत जोड़ देंगे, हम उड़िया के गीत जोड़ देंगे। ये एक हरिकथा शैली आ गई, कीर्तनिया शैली आ गई, लोकनाट्य की शैली आ गई, उसमें संस्कृत में भी रचनाएं खूब हो रही हैं। तो ये जो लोक जीवन से नैकट्य और नई विधाएं संस्कृत में आती गई, उनकी तरफ संस्कृत साहित्य के इतिहास में ध्यान नहीं दिया गया। एक और बहुत बड़ी समस्या संस्कृत साहित्य के इतिहास लेखन में और 21वीं शताब्दी में संस्कृत में इतिहास लेखन कैसे हो, इसके संबंध में आती है कि विलुप्त साहित्य पर कम ध्यान दिया जाता है, और उसके उल्लेख मिलते हैं तो वो भी प्रायः नहीं ज़्यादा उनका नोटिस लिया जाता। विलुप्त कृतियों में अनेक ऐसी हैं जिनके उद्धरण मिल जाते हैं, कुछ के बहुत सारे उद्धरण मिलते हैं, कुछ के इतने उद्धरण मिलते हैं कि
उसको रेस्टोर कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने प्रयास किया कि देवी चंद्रगुप्तम नाटक, उसके इतने उद्धरण मिलते हैं कि आप इकट्ठा कर लीजिए तो हर अंक में विशाख दत्त देवी चंद्रगुप्तम में क्या बता रहे हैं ये पता चलता है। तो उनको सबको इकट्ठा करके पढ़ने पर हमको लगा कि ये तो अद्भुत चीज थी। मुद्रा राक्षस से बहुत बड़ी चीज ये थी। मुद्रा राक्षस का इतना हम लोग नाम लेते हैं, जिसका आधार बना करके प्रसाद ने ध्रुवस्वामिनी लिखा। उनको मालूम था, उन्होंने वो उद्धरण पढ़े थे, वो उसको रेफर करते हैं ध्रुवस्वामिनी की भूमिका में। प्रसाद बहुत बड़े विभूति थे, उनको बहुत सारी परंपराएं मालूम थी। यहाँ तक कि संस्कृत पंडितों को कई परंपराएं जो मालूम नहीं है वो प्रसाद को मालूम है संस्कृत के बारे में। तो ये देवी चंद्रगुप्तम और अभिसारिका वंचितकम तो और भी अद्भुत नाटक था। वो स्वप्नवासव दत्तम की कहानी को आगे बढ़ाता हुआ वो कैसे शक करने लगता है, उदयन पद्मावती पर शक करने लगता है कि इसने हत्या करा दी है मेरे बेटे की, जबकि पद्मावती ने नहीं कराई थी। वो पद्मावती भाग जाती है राजमहल छोड़ करके। और बाद में उदयन को पता चलता है कि नहीं उसने नहीं कराई है हत्या। तो बावला होकर के ढूंढता फिरता है। ये अद्भुत लोक कथाएं, और ये विशाख दत्त ने 4 नाटक लिखे, मुद्रा राक्षस उसमें से एक था। कितने बड़े नाटककार वो थे। तो उनके हमको संदर्भ मिलते हैं तो हम कम से कम उनको सहेजना चाहिए। तो हमको एक अनुमान होता है कि मुद्रा राक्षस में, वेणी संहार में, मृच्छकटिकम में, कालिदास और भभूति के 3 नाटकों में ही संस्कृत नाटक का इतिहास नहीं सिमट करके रह गया। ये अभिनीत होती थी ये कृतियां, अब लुप्त हो गई, लाइब्रेरियां जला दी गई। जितना साहित्य मिलता है वो तो टिप ऑफ आइसबर्ग है संस्कृत का। जो हिमशैल खंड है उसकी ऊपर की नोक की तरह से ही जितना साहित्य हमारे पास है वह है। उसका कई हजार गुना कदाचित, सैकड़ों गुना कदाचित लुप्त हुआ। जैसे कि विशाख दत्त के 4 नाटकों में से 3 नहीं मिलते। तो उनके रेफरेंसेज अगर हम इकट्ठे करेंगे तो रेस्टोर हो सकते हैं। उससे एक संस्कृत साहित्य की बारे में बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं उनको दूर हम कर सकते हैं। और एक चंद्रगौमी का लोकानंद नाटक है, वो संस्कृत में लुप्त हो गया। कुछ अन्याय हम लोगों ने भी किया, सनातन परंपरा, वैदिक परंपरा। तो उसमें बौद्ध जो नाटककार थे और जो बौद्ध कवि और लेखक थे उनकी कृतियां नहीं बचाई गईं। और वो यहाँ से किसी तरह चीनी यात्री मैन्युस्क्रिप्ट ले जा रहे हैं, तिब्बती यात्री उनके मैन्युस्क्रिप्ट ले जा रहे हैं। भोट भाषा में उनके तिब्बती भाषा में अनुवाद हैं, चीनी भाषा में अनुवाद हैं। संस्कृत की कई अद्भुत कृतियां चीनी और भोट भाषा में जो अनुदित हुई हैं उनसे वो रेस्टोर हो जाती हैं। क्योंकि भोट भाषा में टीका लिखते थे उसकी, तो उस टीका में जैसे कि पैराफ्रेजिंग करते हैं, मूल के शब्द लेकर के फिर अर्थ बताते हैं। तो वो भोट भाषा में जो उनकी टीकाएं हैं उनसे मूल कृतियां कई की कई राहुल सांकृत्याय ने रेस्टोर की, जो हमारे यहाँ से लुप्त हो चुकी थी। तो विलुप्त साहित्य के पुनरुद्धार का काम पूरा नहीं हो पाया। और हमारे एक मित्र थे जर्मनी में, मिखाइल हान, तो उन्होंने चंद्रगौमी के लोकानंद नाटक पर काम किया था। वो 7वीं शताब्दी का नाटक है, उसके उल्लेख खूब मिलते थे, संस्कृत में वो लुप्त हो गया। तो उसका तिब्बती भाषा में और चीनी भाषा में अनुवाद मिलता है, क्योंकि वो बौद्ध धर्म का उन लोगों ने बहुत आदर किया और वहाँ बौद्ध कवियों का भी बहुत आदर हुआ, उनका साहित्य बचा करके रखा गया। अगर आप लोकानंद, वो मिखाइल हान ने उसका जर्मन में अनुवाद किया है और अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है, उन्होंने दिया मुझको। तो अब आप उसको पढ़ें अनुवाद को, तो अनुवाद भी इतना अच्छा है कि उससे संस्कृत अपने आप अंदर आने लगती है कि अलमति विस्तरेण, यही वाक्य होगा, क्योंकि प्रस्तावना में ये वाक्य आता होगा। तो इनफ और प्रॉक्सिमिटी अनुवाद करते ही है। तो इस तरह के वाक्य इसमें रहे होंगे तो मूल कहीं कहीं लगने लगता है। तो आप उस अनुवाद को भी पढ़ेंगे तो आपको आभास होगा कि ये लोकानंद क्या रहा होगा। अब मैंने उसमें लिखा लोकानंद नाटक के बारे में लिखते हुए कि नागानंद जो श्रीयर्ष का है उसको जब तक लोकानंद को नहीं समझेंगे तब तक नहीं समझा जा सकता, क्योंकि श्रीयर्ष प्रभावित हैं बहुत चंद्रगोविंद के लोकानंद नाटक से। एक बुद्धिस्ट थिएटर है, एक बौद्ध रंगमंच है और शांतरस के नाटक लिखे जा रहे हैं और शांतरस की अवधारणा पल्लवित की जा रही है। वो एक हमारे यहाँ पूरी परंपरा है। उसका असर भी जो हमारे आचार्यों की परंपरा है उस पर आता है, क्योंकि वो शांतरस पर विचार करते हैं और वो स्वीकार करते हैं कि बौद्ध दार्शनिकों ने, जैन दार्शनिकों ने ये पहले माना था कि शांतरस को स्वीकार किया जाना चाहिए। तो ये जो परंपराओं की बहुलता, भाषाओं की बहुलता और परस्पर संवाद होते रहे और जो साहित्य लुप्त हो गया उसके रेस्टोरेशन की, उसके पुनरुद्धार की जो समस्या है उस पर हमारा अगर ध्यान जाए और उस पर काम किया जाए तो संस्कृत साहित्य के इतिहास में
कुछ और हम परिपूर्णता ला सकते हैं। और एक बात जो मैं कहना चाह रहा था कि जो पश्चिमी विद्वान थे उन्होंने इतिहास जो हमारा लिखा वो इस दृष्टि से लिखा कि इन लोगों के पास कोई इतिहास बोध नहीं है और इन लोगों ने अपना कोई इतिहास नहीं लिखा। वो कहते ही हैं साफ साफ कि इन लोगों ने कोई इतिहास अपना नहीं लिखा। हालांकि बाद में पता चला कि कल्हण राजतरंगिणी में पूरा कश्मीर का ऐसा इतिहास बता गए हैं और ऐतिहासिक महाकाव्यों की बड़ी परंपरा है। और राजस्थान में तो कम से कम 100 महाकाव्य 15वीं 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दियों में लिखे गए, जिनमें कि पूरा इतिहास राजस्थान के राजाओं का, मुगल काल के जो बादशाह थे उनका तिथिवार महाकवि है, महाकाव्य ही लिख रहा है अपने राजा पर। लेकिन वो इतिहास पूरा दे रहे हैं कि औरंगजेब ने कब से कब तक राज किया, उसने क्या क्या किया। और बहुत सारी आपकी भ्रांतियां भी टूट सकती हैं। जो अंग्रेजों ने इतिहास लिखा और अबुल फैजी ने जो इतिहास लिखा, उनके कुछ अपनी धारणाएं हो सकती हैं। क्रिश्चियनिटी की अवधारणा का असर हो सकता है, इस्लाम की अवधारणाओं का असर हो सकता है। हमारे कवि जो इतिहास बता रहे थे मुगल काल का, ये भविष्य पुराण बता रहा है अकबर के बारे में कुछ। अकबर के बारे में बहुत से महाकवि जिन्होंने महाकाव्य, ऐतिहासिक महाकाव्य लिखे हैं, वो बहुत सारी बातें बता रहे हैं। तो हमको उसकी तरफ क्या ध्यान नहीं देना चाहिए? तो क्या ऐसा तो नहीं है कि पूरा डिस्टॉर्टेड पिक्चर हमारे इतिहास का? अब जब हम नए ढंग से इतिहास पढ़ने की बात कर रहे हैं तब भी वही डिस्टॉर्टेड पिक्चर ही हमारे सामने रहेगा, क्योंकि हमने संस्कृत साहित्य में जो इतिहास के स्रोत हैं उन पर ध्यान नहीं दिया अच्छी तरह से। तो ये एक तो ये बात है। और दूसरे, जो हमारे यहाँ इतिहास लिखा गया है संस्कृत के कवियों द्वारा, अपना इतिहास, अपने साहित्य का, उस पर भी थोड़ा ध्यान हमको देना चाहिए। जैसे कि हम महाकाव्य का इतिहास लिखते हैं तो हम आरंभ कब से करते हैं? जो अश्वघोष को कालिदास से पहले मानते हैं, वो मानते हैं कि अश्वघोष के महाकाव्य सबसे पहले आए, उसके बाद कालिदास के आए। हम चूंकि कालिदास को पहले मानते हैं तो हमने कहा कि भाई कालिदास के महाकाव्य सबसे पहले आए, उसके पहले कुछ महाकाव्य होंगे तो वो नहीं मिलते। अब राजशेखर हैं, दूसरे जो महाकवि हैं, वो अपने पहले के महाकवियों का स्मरण जब करते हैं तो कहते हैं कि पहले महाकवि पाणिनि हुए, जिन्होंने कि जाम्बवती जय महाकाव्य लिखा। तो महाकाव्य, अब इनको पूरी परंपरा मालूम है। पाणिनि के श्लोक मिलते हैं, उद्धृत मिलते हैं, सुंदर श्लोक हैं। हालांकि पश्चिम के विद्वानों का कहना यह है कि वो 5th सेंचुरी BC के नहीं हो सकते, इतनी पुरानी उनकी संस्कृत नहीं लगती। और हम लोगों का कहना है कि सारे श्लोक इकट्ठे करके एक बार उनको एग्जामिन करिए। पाणिनि के नाम से ये लोग इतने श्लोक उद्धृत करते हैं। वो हो सकता है कि बाद के सुभाषित हों, या हो सकता है कि उन्हीं के महाकाव्य के हों। और पतंजलि तक किसी महाकाव्य के श्लोक उद्धृत करते हैं। तो महाकाव्य की एक प्राचीन परंपरा चली आ रही है वाल्मीकि के बाद, महाभारत के बाद संस्कृत में, जो पाणिनि की संस्कृत है उसमें। और एक इतिहास ये लोग बताते हैं। जितने बड़े कवि हैं कालिदास के बाद, उनमें से अनेक ऐसे हैं जो कि कवि वंदना करते हैं, सज्जन स्तुति, खल निंदा करते हैं, उसके साथ में कवि स्तुति करते हैं। तो कवि स्तुति में वो अपने से पहले के कवियों की बहुत सुंदर प्रशस्तियां करते हैं। उसमें वो एक एक उस कवि की खूबी को पकड़ते हैं कि उस कवि में क्या खूबी थी। और हमने ध्यान नहीं दिया कि उसके साथ वो एक इतिहास भी बता रहे हैं कि बाणभट्ट के सामने एक संस्कृत के गद्यकारों का इतिहास है। वो सुबंधु के बारे में जानते हैं, पर सुबंधु के पहले भट्टार हरिचंद्र हो गए, ये भी वो कहते हैं। वो कहते हैं कि भट्टार हरिचंद्र तो बहुत बड़े गद्यकार थे। तो सुबंधु के बारे में तो उन्होंने कहा कि कवि नाम अगलत दर्पो नूनम वासव दत्तया। सुबंधु ने जो वासव दत्ता लिखी, उससे बड़े बड़े कवियों का दर्प गल करके रह गया। बहुत सुंदर समीक्षाएं बाण ने हर्षचरित के शुरू में, कादंबरी के शुरू के श्लोकों में की हैं। तो एक इतिहास की धारा का बोध उनको है। तिलक मंजरी जो धनपाल का है, उसमें तो उन्होंने 20-22 कवियों की प्रशस्तियां की हैं कि हमसे पहले के ये महान कवि हो गए। और अगर आप मिला करके देखें तो लगभग कालक्रम से वो बता रहे हैं कि कालिदास हुए, उसके बाद ये हुए। तो एक इतिहास की दृष्टि उनके पास है और एक पकड़ है कि किस कवि की क्या खूबी थी इनमें और उनसे हम क्या ले सकते हैं। ये जो एक बोध है इतिहास का, वो हमारे यहाँ हमारे कवियों में तो था। अब हिस्ट्री की किताबें, हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर उन्होंने नहीं लिखी क्योंकि जरूरत नहीं थी। मॉडर्न ढंग से तो पढ़ाई होती नहीं थी कि हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर लिखना है। वो इशारे में बता देते थे कि भाई परंपरा इतनी चली आ रही है, उसको पढ़ते रहो। तो इतिहास का बोध नहीं था और इतिहास प्रकारांतर से नहीं लिखा गया, बताया गया। ऐसी बात नहीं है जैसा कि पश्चिम के विद्वानों ने माना
कि इनके यहाँ ना तो इतिहास लिखा गया, ना संस्कृत साहित्य के इतिहास के ग्रंथ लिखे गए, ना इतिहास का बोध था। तो मुझे ये लगा राजशेखर के 37 श्लोक जल्हड़ की सूक्ति मुक्तावली में मिलते हैं कवि प्रशस्ति के, और वो क्रम से हैं, उसी क्रम से पाणिनि से आरंभ किया, फिर कालिदास आए, फिर अन्य कवि आए। वो 37 कवियों के द्वारा एक मिनी हिस्ट्री राजशेखर ने लिख दी 10वीं शताब्दी में। 10वीं के बाद के नहीं होंगे, क्योंकि राजशेखर तो 10वीं शताब्दी में हुए। तो 10वीं शताब्दी में वो 37 कवियों की प्रशस्तियों में एक इतिहास वो लिखते हैं। तो बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। जी सर, आगे करें। और जी सर, आगे करें। उसकी तरफ अगर हम ध्यान दें तो हमारी परंपरा में जो इतिहास बोध था उससे जोड़ते हुए हम संस्कृत साहित्य के इतिहास का पुनरावलोकन और पुनर्लेखन कर सकते हैं। एक अवधारणा जो आई वो बहुत सारे हमारे आधुनिक विद्वानों में भी आई, और उसके पीछे कुछ पूर्वाग्रह ज़्यादा हो सकते हैं। कुछ तो खोज भी की उन लोगों ने, पश्चिम के जो विद्वान हैं उन्होंने आर्कियोलॉजी की खोजें बहुत की, और प्राचीन भाषाओं को भी समझा, प्राचीन इतिहासों को भी समझा। और हम लोगों में कदाचित जो ये सुमेर और आर्मीनिया और इन देशों का जो इतिहास है उसको हम लोगों ने उतना नहीं जाना था। और जो मध्य एशिया की परंपराएं हैं, तूती खामन हैं, और उनके जो पिरामिड्स हैं उनमें कितनी पुरानी संस्कृतियां हैं उसके बारे में हम लोग नहीं जानते थे। तो उन लोगों ने इस सब को लेकर के एक इतिहास खड़ा किया भारत का, और उन लोगों ने बताया कि आर्य लोग बाहर से आए, और इंडो जर्मनिक परिवार की अवधारणा उन लोगों ने खड़ी की। तो उसको हमारे बहुत सारे आधुनिक विद्वानों ने भी, यहाँ तक कि राहुल जी ने भी मान लिया था। अब उस पर बहुत सारे सवाल खड़े किए गए, और यह भी लगता है कि कहीं कहीं इस दृष्टि से ये लोग प्रेरित होते हैं कि यह साबित किया जाए कि भारत में प्राचीन काल में जो कुछ हुआ वो बाहर से आए हुए लोगों के कारण हुआ, कि आर्य बाहर से भारत में आए थे, और जो कुछ है इनका दूसरों से लिया हुआ है, इसीलिए तो हम लोगों को आना पड़ा यहाँ पर इन लोगों को उद्धार करने के लिए। इन लोगों के पास इनका कुछ था ही नहीं। तो ये जो एक अधिनायकतावादी दृष्टि थी वो कहीं ना कहीं उनके संस्कारों में थी, भले ही वो कितने ही बड़े विद्वान हो। एक तो ये दृष्टि थी, और दूसरे क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जो क्रिश्चियनिटी का विश्वबोध है वो आता है, चाहे मैक्स मुलर हो, चाहे, हालांकि विलियम जोन्स ने कहा कि संस्कृत की जानकारी होने के बाद से बाबेल का टावर तो ध्वस्त हो गया, टूट गया, बहुत सारी चीज़ें हमारी ध्वस्त हो गई, हमको मानना पड़ेगा। लेकिन क्रिश्चियनिटी का जो संस्कार है वो तो चित्त से नहीं जाता। क्रिश्चियन रिलीजन तो महान धर्म तो है ही, इस्लाम रिलीजन भी महान धर्म है, उनके नाम पर अत्याचार होते रहे हो वो एक अलग बात है। हमारे धर्म के नाम पर भी तो हमारे यहाँ भी तो कम अत्याचार नहीं हुए हैं। उनका अगर कच्चा चिट्ठा बताएं तो बुरा लगता है, इनका बताएं तो अच्छा लगने लगता है। तो अब ये वो एक अलग बात है, लेकिन किसी भी विश्वबोध से जो इतर संस्कृति का विश्वबोध है उससे प्रेरित होकर के अन्य देश की संस्कृति और इतिहास को यदि देखता है तो क्या क्या भ्रांतियां और गलतफहमियां पैदा होती हैं। तो इन लोगों के मन में यह था कि ईसा से 4000 साल पहले से ज़्यादा प्राचीन न कहीं सिद्ध हो जाए, क्योंकि बाइबल के हिसाब से 4000 साल पहले सृष्टि पैदा हुई है। तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि ऋग्वेद जो है वो 6000 साल पुराना, 8000 साल पुराना हो जाए। तो मैक्स मुलर ने कैलकुलेशन वगैरह करा के कहा कि 1200 से 2000 साल पुराना हो सकता है। हालांकि मैक्स मुलर अंदर ही अंदर कहीं जान रहे थे कि हमने बहुत साइंटिफिकली कैलकुलेट वगैरह सब करके बताया हो, लेकिन ये चैलेंज होगा। तो बाद में उन्होंने लिखा कि धरती पर ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं जो ऋग्वेद कितना पुराना है ये बता सके, क्योंकि उन्होंने बहुत गहराई से ऋग्वेद के मंत्र पढ़े थे और वो समझ रहे थे कि हो सकता है बहुत पुराने हों। लेकिन जो जितने भी पश्चिम के लोग हैं, मैं विदेशों में गया, मैं बात भी करता हूँ, तो वो लोग हंसने लगते हैं जब हम कहते हैं कि कालिदास ईसा पूर्व पहली शताब्दी, ऋग्वेद 6000 साल पुराना। तो उन लोगों को लगता है कि हास्यास्पद बात है, क्योंकि इतना पुराना कोई साहित्य, कोई संस्कृति हो ही नहीं सकती। सारी दुनिया की संस्कृति ईसा से ज़्यादा से ज़्यादा 4000 साल पुरानी है। ये उनके मन में कहीं ना कहीं ये है। तो ये अवधारणा काम करती है। तो अगर कोई प्राचीन सिद्ध होने लगता है, हमारे यहाँ कोई कवि, कोई काव्य या कोई वेद की संहिता, तो वो थोड़ा सा, जिसको भाषम साहब ने कहा कि कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस,
एक चुप्पी का षड्यंत्र होता है कि अगर उसका सबूत भी मिल रहा है तो उसको फिर अभी दबा करके रखा जाए, उस पर ज़्यादा बात न की जाए। ये प्रवृत्ति हमारे यहाँ भी कई लोगों में रही कि भगवत शरण उपाध्याय जी को वाकणकर जी बताते थे कि वो सील मिली है विक्रमादित्य के समय की, कालिदास प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं, तो हंस करके रह जाते थे क्योंकि उनकी अटल धारणा थी कि कालिदास गुप्त काल में हुए। तो ये जो हमारे यहाँ निर्मितियाँ हुई, जो कंस्ट्रक्ट्स हुए पश्चिमी विद्वानों के इतिहास बोध के कारण, और आर्य और अनार्यों का विभाजन उन्होंने किया। अब हमारे यहाँ पंडित परंपरा में कहा जाता है कि ऐसा कोई विभाजन नहीं था और ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ, तो उसको एग्जामिन किया जाना चाहिए। तो भाषम ने तो बाद में माना, उन्होंने कहा वंडर दैट वाज इंडिया में कि द्रविड़ जाति अलग से कोई ऐसी जाति नहीं रही, ऐसा कोई भाषा परिवार अगर माना जाता है तो उस पर सवाल उठाया जाना चाहिए। तो ये बहुत सारी जो पश्चिमी इतिहास बोध, क्रिश्चियनिटी के विश्वबोध या इस्लाम के विश्वबोध के तहत जो हमारे इतिहास को देखा गया, और उनमें बहुत महान विचारक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं तो अगर आप पढ़ें अबुल फजल और फैजी, कितने बड़े दार्शनिक हैं, कितनी बड़ी दर्शन की परंपराएं हैं इसमें अरब देशों में। आप बलराम शुक्ल से अगर कोशिश करें समझने की तो वो शायद बता सकते हैं, इनका संवाद भी हुआ, लेकिन फिर भी अपने देश की संस्कृति और विश्वबोध के पूर्वाग्रह तो रहेंगे ही, और उससे अगर वो हमारी परंपराओं का आकलन करेंगे तो हम जैसे हैं वैसा पूरी तरह से कदाचित हमको नहीं समझ में आ सकेगा। तो इतना ही कह करके मैं अंत में जो बड़ी बात छूट गई कि जो मैंने कहा था कि एक उत्तरोत्तर उत्कर्ष के रूप में क्या हम संस्कृत साहित्य के इतिहास को देख सकते हैं, तो मैंने वैसा प्रयास किया। उस पर असहमति हो सकती है कि एक संस्कृत साहित्य के संपूर्ण इतिहास को हमने 5 कालों में बांटा। उसका एक उद्भव काल है जिसमें कि वैदिक मंत्र की रचना शुरू हुई, और अंग्रेज इतिहासकारों ने यह भी एक विभाजन किया कि वेद जो है वो काव्य नहीं है, क्लासिकल पोएट्री अलग है। इस तरह का हमारे यहाँ नहीं था। कालिदास तो वेद मंत्र भी लिखते हैं, नया वेद मंत्र रच लेते हैं। हमारे 20वीं शताब्दी में कई पंडित लोग वैदिक भाषा में वेद मंत्र रच लेते थे। तो ये जो विभाजन था कि वो मंत्र काव्य का समय पूरा अधूर हो चुका, वो फिर नहीं लौट करके आया, ये अवधारणा उन्होंने दी थी। तो खैर ये एक उद्भव काल है जो कि ईसा की 6000 साल पहले, 8000 साल पहले शुरू हुआ और ईसा पूर्व की पहली सहस्राब्दी तक चला। उसके बाद एक स्थापना काल है जो कि ईसा पूर्व की पहली सहस्राब्दी में है, जिसमें कि षट दर्शनों के ग्रंथ आ जाते हैं सामने। कदाचित कालिदास जैसे महान कवि आ जाते हैं, भास तो आ ही जाते हैं, पाणिनि का महाकाव्य आ गया, वररुचि का स्वर्गारोहण महाकाव्य आ गया, और कई नाटक आ गए जिनका कि उल्लेख पतंजलि करते हैं। तो ये बहुत बड़ा काल है 1000 साल का, इसमें कितनी बड़ी बड़ी रचनाएं हुई। ये स्थापना काल हुआ। उसके बाद समृद्धि काल है जिसमें कि गुप्त काल में लिखा गया पूरा जो अद्भुत साहित्य है, शिलालेख, कितने सुंदर सुंदर शिलालेख हैं। और एक जो हम छोड़ देते हैं कि विदेशों में जो शिलालेख हैं उनमें ऐसी बढ़िया कविता है। कंबोडिया के 1000 करीब शिलालेख हैं, जावा में, सुमात्रा में, थाईलैंड में, और वो सुंदर सुंदर काव्य इन्होंने शिलालेखों में लिखे। 1000 साल तक इन देशों में संस्कृत की भाषा रही। तो विदेशों में जो संस्कृत का साहित्य लिखा गया उसकी तरफ हमारे संस्कृत साहित्य के इतिहास ग्रंथों में ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये पूरा एक समृद्धि का काल 1000 साल का पहली सहस्राब्दी में है। उसमें कल्हण हुए और गीत गोविंदकार आ जाते हैं उसके अंत में, और एक विस्तार काल उसके बाद आता है 11वीं शताब्दी के बाद से 18वीं शताब्दी तक। उसमें विस्तार होता है, शास्त्र परंपराओं का विस्तार होता है, काव्यों का विस्तार होता है, नए काव्य रूप आते हैं, नई विधाएं आती हैं, जिनमें से कुछ का उदाहरण मैंने दिया। बड़े बड़े विचारक आते हैं, दर्शन के क्षेत्र में बहुत महान विचारक आते हैं इसमें, और कवियों में भी बड़े कवि इस काल में आते हैं। और एक 19वीं, 20वीं और 21वीं शताब्दी का आधुनिक काल है जिसमें कि पुनर्जागरण का काल आ जाता है, राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम का काल आता है, यूरोपीय संस्कृति के संपर्क से जो नए आयाम संस्कृत साहित्य में जुड़े वो आ जाते हैं, और कई महान कवि इस काल में हुए। और अद्भुत यह काल रहा है जो 21वीं शताब्दी तक, आधुनिक काल जो हमारा चला आ रहा है।